हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2421, अभियान ट्रिगर। अचानक कोई संकेत नहीं था। जिस क्षण यांत्रिक योद्धा जमीन पर उतरा, रेत पागलों की तरह धंसने लगी। यांत्रिक योद्धा के चारों अंग तुरंत एक शक्तिशाली बल से बंध गए, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। रेत के नीचे का राक्षस एक उत्साहित और आत्मसंतुष्ट गर्जना के साथ बाहर निकला। श्रीमान, क्या वह खतरे में होगा? बूढ़े व्यक्ति ने चिंतित होकर उस यांत्रिक योद्धा की ओर देखा जो धीरे धीरे रेत में निगला जा रहा था। यदि यांत्रिक योद्धा मर जाता तो कोई भी उनके स्वामी को बचाने में सक्षम नहीं होता। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, नहीं। अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण, अत्यंत शांत। सभी की आंखें ठंडी हो गईं। वह निगलने वाला था तो वह खतरे में कैसे नहीं हो सकता था? क्या यह मजाक था? यह इसलिए था क्योंकि वे यांत्रिक योद्धाओं को नहीं समझते थे। अचानक रेत जो जमीन में धंस गई थी, एक फव्वारे की तरह बाहर निकली। यह भी इसी क्षण था कि यांत्रिक योद्धा खड़ा हो गया, एक हाथ से रेत में पहुंचा और एक गहरी आवाज में कहा, मरकर बाहर आओ। एक भयंकर गर्जना। गर्जना। सुनहरे कवच से एक शक्तिशाली बल फूटा। रेगिस्तान हिल गया। एक विशाल भूरे रंग का बिच्छू, जिसका पूरा शरीर धातु जैसा था, जबरदस्ती रेत से बाहर खींच लिया गया। उलाला! वह अतुलनीय रूप से विशाल था। बिच्छू के विरोध करने का इंतजार किए बिना यांत्रिक योद्धा ने उसे जमीन पर दे मारा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। विशाल बिच्छू ने एक दर्दनाक चीख निकाली क्योंकि उसने अपने मुंह से हरा तरल उगला। हालांकि उसने इस समय हार नहीं मानी और अपनी पूंछ हिलाई। उसकी पूंछ पर लगा जहरीला डंक ठंडी रोशनी से चमक उठा। बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, डंक न लगने पाए, नहीं तो भगवान भी तुम्हें बचाना मुश्किल पाएंगे। हालांकि यांत्रिक योद्धा को बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने विशाल बिच्छू की पूंछ को उसे डंक मारने दिया। गुं! विशाल पूंछ मुड़कर जोर से नीचे डंक मारा। इस क्षण यांत्रिक योद्धा के मोटे सुनहरे कवच पर एक सुनहरी रोशनी चमकी। चटक! विशाल बिच्छू का जहरीला डंक सीधे टूट गया, जिससे यांत्रिक योद्धा के कवच पर एक खरोंच भी नहीं आई। इस क्षण यांत्रिक योद्धा ने जहरीले बिच्छू की पूंछ पकड़ी और बल लगाया। मुझे डंक मार रहे हो? बस इतना ही? मेरे लिए तोड़ दो। एक जोरदार खिंचाव के साथ पूरी पूंछ उखड़ गई और गहरा हरा तरल पूरी जमीन पर बह गया। बिच्छू ने भी तुरंत सांस लेना बंद कर दिया। यह भी इसी समय था। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को विशाल मरुस्थली बिच्छू को मारने के लिए बधाई। 50,000 अनुभव अंक, 5,000 सच्ची क्यूई अंक और एक उन्मादी देव ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। अरे! आर्यन थोड़ा हैरान था। वह थोड़ा उत्साहित था। 50,000 एक्सपी! धिक्कार है। यह पहली बार है जब मुझे एक महीने में 50,000 एक्सपी मिले हैं। यह बहुत अच्छा लगता है। पूरे एक महीने के बाद यह पहली बार था जब आर्यन ने 5 अंकों के एक्सपी का अनुभव किया था। वह उत्साहित क्यों न होता? बूढ़ा व्यक्ति और अन्य भी भौंचक के रह गए। वे यांत्रिक योद्धा की शक्ति से हैरान थे। यह बहुत चौंकाने वाला था। सफेद ऊंट पर सवार महिला भी मुड़कर यांत्रिक योद्धा की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में भी आश्चर्य था। हालांकि इस क्षण
सफेद ऊंट ने एक भयानक चीख निकाली। 100 मीटर के दायरे में सब कुछ धंस रहा था। इसके अलावा वह यांत्रिक योद्धा से 1000 मीटर दूर थी। यह बहुत दूर था। भले ही यांत्रिक योद्धा तुरंत पहुंच पाता, फिर भी बहुत देर हो जाती। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सभी की अभिव्यक्ति समान थी, मानो उनके अपने पिता की मृत्यु हो गई हो। यांत्रिक योद्धा ने भौहें चढ़ाई और पूरी शक्ति से आगे बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं क्योंकि उसने आकाश की ओर देखा। अचानक शुआ सफेद लबादे वाली महिला सफेद ऊंट से गायब हो गई और अगले ही सेकंड में आर्यन के बगल में दिखाई दी। यह अज्ञात था कि करेन ने जानबूझकर ऐसा किया था या वह रुकने के लिए बहुत तेज थी, लेकिन सफेद कपड़े वाली महिला आकाश से नीचे फेंक दी गई। आर्यन को उसे पकड़ने के लिए केवल हाथ बढ़ाना पड़ा, अन्यथा वह गिरकर मर जाती। महिला ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। आर्यन ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। जिस तरह से उसने उसे फेंका था वह थोड़ा गलत था। वह चेहरा नीचे की ओर था और जिस तरह से आर्यन ने उसे पकड़ा था वह भी थोड़ा कुछ गलत था। उसने बस एक ऐसी जगह पकड़ ली थी जहां उसे नहीं पकड़ना चाहिए था। उसने उसे पकड़ लिया। आर्यन भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। इस क्षण महिला का चेहरा इतना लाल था कि उसमें से पानी टपक रहा था। उसने आर्यन को लात मारी। आर्यन ने उसे नीचे नहीं गिराया, बल्कि उसने खुद को आर्यन के हाथों से बाहर निकाल दिया, जिससे वह एक नुकीली चट्टान पर गिर गई। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह इतनी दर्द में थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। वह केवल धीमी आवाज में दर्द से रो सकती थी। बूढ़ा आदमी तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सुहागरात के दूसरे दिन एक युवती एक महिला में बदल जाती है। उसने अपने पैर ऊपर उठाए। आर्यन हंसे बिना नहीं रह सका। महिला गुस्से में थी, तुम अभी भी हंस रहे हो? आर्यन रुका नहीं और कहा, मैं क्यों नहीं हंस सकता? महिला ने गुस्से से कहा, फिर से हंसने की कोशिश करो। आर्यन फिर भी नहीं रुका और महिला की आवाज दर्द से भर गई क्योंकि उसने कहा, हा हा हा, मैं हंस रहा हूं, क्या गलत है? तुम? महिला ने आर्यन को घूरा। आर्यन को बिल्कुल परवाह नहीं थी और उसने खुशी से कहा, दर्द हो रहा है ना? किसने कहा था तुम्हें बेतरतीब ढंग से लात मारने के लिए? तुम्हारे साथ ठीक हुआ। महिला और भी गुस्से में थी और उसने गुस्से से आर्यन को घूरा। केवल वह जानती थी कि आर्यन ने अभी अभी उस जगह को छुआ था और उसकी इच्छा थी कि वह आर्यन का मुंह बंद कर दे। बूढ़े आदमी ने बार बार कहा, युवा स्वामी, उन्होंने हमें बचाया है। हमें उनके प्रति आभारी होना चाहिए। हम मैं एक इंसान के प्रति आभारी नहीं होंगी। महिला बहुत गुस्से में थी और उसने कहा, इसके अलावा जिसने मुझे बचाया वह नहीं था। केवल वह एक इंसान, वह विशाल मरुस्थली बिच्छू का मुकाबला कैसे कर सकता है? वह बहुत तिरस्कारपूर्ण था। यह भी इसी समय था। सफेद ऊंट ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। वह पूरी तरह से निगल गया था। युवती की आंखें जम गईं और वह तुरंत आगे भागी, जोर से चिल्लाते हुए, छोटा श्वेत। अचानक आर्यन अपने हृदय में बुदबुदाया, छोटा श्वेत, कितना परिचित नाम है। अरे, यह उसका वाहन है, मैं इससे परिचित कैसे हो सकता हूं? आर्यन ने अपना सिर हिलाया। यह भी इसी समय था। यांत्रिक योद्धा आगे बढ़ा, एक हाथ रेत में डाला, मुझे दो। उसने खोदा।
उसने कुछ भी नहीं निकाला, लेकिन उसकी हथेली पर कुछ खून था। यांत्रिक योद्धा ने सूंघा और तुरंत दूरी में देखा, बुदबुदाते हुए, कितनी तेज गति। आर्यन ने यांत्रिक योद्धा को पीछा करना जारी नहीं रखने दिया। यह स्पष्ट था कि इस विशाल मरुस्थली बिच्छू का स्तर पहले से बिल्कुल अलग था, और यह रेगिस्तान बहुत ही असामान्य लग रहा था। किंग कॉन्ग, पहले वापस आ जाओ, आर्यन ने चिल्लाया। यांत्रिक योद्धा मुस्कुराया, दूरी में देखा, और बुदबुदाया, मुझे तुमसे फिर से मिलने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा। वह रेगिस्तान के किनारे वापस चला गया। युवती की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन जब उसने यांत्रिक योद्धा को वापस चलते देखा, तो वह अभी भी बहुत सम्मानजनक थी। उसने झुककर कहा, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, आप हमारे रेत चंद्र कुल के उपकारी हैं। उसके बाद सभी ने सम्मान दिखाने के लिए किंग कॉन्ग के सामने सिर झुकाया। यांत्रिक योद्धा ने अपना सिर खुजाया और बहुत सीधे सादे ढंग से कहा, यह नहीं है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, यह है कि मेरे मालिक चाहते हैं कि मैं तुम्हें बचाऊं, नहीं तो मैं तुम्हें बचाने की परवाह नहीं करता। युवती चौंक गई। माहौल थोड़ा अजीब था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांत्रिक योद्धा इतनी सीधे बात करेगा। युवती ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसे सुनने में बहुत आलस्य आता है। अब जब तुम सभी सुरक्षित हो, तो जल्दी से घर जाओ। किंग कॉन्ग, चलो चलें, आर्यन ने कहा। यांत्रिक योद्धा तुरंत आगे बढ़ा। युवती एक पल के लिए झिझकी, फिर आर्यन का रास्ता रोक दिया, झुककर, और कहा, मैं अभी गलत थी, मेरे स्वामी, कृपया हमें रेगिस्तान के पार ले जाएं। आर्यन ने इस बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत मना करना चाहा। लेकिन सिस्टम की बीप अचानक सुनाई दी। अब क्या होगा? क्या आर्यन इस रेत चंद्र कुल की मदद करेगा, या उसका इनकार सिस्टम से एक नया मोड़ लेकर आएगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2422। एक अद्वितीय सौंदर्य। किस्मत से उसी क्षण सिस्टम से एक बीप की आवाज आई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को राजकुमारी शाये को सुरक्षा देने के सुरक्षा मिशन को ट्रिगर करने के लिए बधाई। मिशन स्तर एस। मिशन इनाम 10 मिलियन अनुभव, 100,000 सच्ची ऊर्जा, 10 उन्मादी देव ऊर्जा मूल्य, एक स्वर्गस्तरीय आत्माख जाना। जब मिशन को उच्च अंक प्राप्त होता है, तो एक विशेष इनाम मिलने की संभावना है। सिस्टम में दिखाई देने वाले मिशन को देखते हुए ईमानदारी से कहूँ तो आर्यन को इस मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस श्रेणी के मिशन का इनाम बहुत कम था, 10 मिलियन अनुभव पर्याप्त नहीं थे। एक स्वर्गस्तरीय आत्माख जाना। आर्यन ने तो उस पर आंख उठाकर भी नहीं देखा। भले ही वह विशेष इनाम हो जो केवल उच्च अंक के साथ सक्रिय हो सकता था, यह निश्चित रूप से सिस्टम द्वारा एक धोखा था। आर्यन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि आर्यन के इनकार करने से पहले ही सिस्टम से आवाज आई। डिंग। सिस्टम सूचना, आप मिशन को अस्वीकार नहीं कर सकते। रब। सिस्टम की बहन, धिक्कार है तुम्हें, अभी भी एक ऐसा मिशन है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? आर्यन का मूड खराब था और उसने मन ही मन सोचा, भविष्य में मुझे यह पता न चले कि इस सिस्टम को किसने डिजाइन किया है, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम जमीन पर गंदगी न ढूंढने लगो। आर्यन ने सांस छोड़ी, राजकुमारी शाये को देखा और कहा, मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, लेकिन पहले अपना घूंघट हटाओ। हु, हु, राजकुमारी शाये थोड़ी चौंक गई।
अन्य कबीले के सदस्य भी स्तब्ध थे। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, श्रीमान, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जब हमारे रेत चंद्रमा कबीले की एक युवती अपना घूंघट हटा देती है, तो वह पहले पुरुष से शादी कर लेगी जिसे वह देखती है। चाचा फू, ठीक है। वह हमारे रेत चंद्रमा कबीले से नहीं है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से रेत चंद्रमा कबीले के नियमों का पालन नहीं करना है। महिला बहुत उदासीन थी क्योंकि उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया। घूंघट के नीचे एक अद्वितीय चेहरा दिखाई दिया, सफेद और बेदाग, ताजा और परिष्कृत। उससे वसंत की हवा में नहाने का एहसास हुआ। बहुत सुंदर। वह उस तरह की युवा सुंदरता थी। आर्यन थोड़ा कांप गया और बड़बड़ाया, वह वास्तव में सुंदर है। युवती ने धीरे से अपना घूंघट नीचे किया और कहा, क्या आप अब हमारी मदद कर सकते हैं? आर्यन ने कहा, मैं अपनी बात का पक्का हूं। मैं तुम्हें रेगिस्तान पार कराऊंगा। हालांकि चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें एक बात समझनी चाहिए। तुम्हें रास्ते भर मेरी बात सुननी होगी। युवती ने कुछ सेकंड तक झिझका और फिर बोली, ठीक है। आर्यन ने कहा, तो चलो चलते हैं। चूंकि यह एक ऐसा मिशन था जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था, आर्यन के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह केवल खुद को दिलासा दे सकता था, 10 मिलियन अनुभव फिर भी अनुभव ही है। मच्छर छोटे होते हैं, लेकिन उनमें भी मांस होता है। कुछ विशेष इनाम भी हो सकते हैं। इसके अलावा शायद मैं इस राजकुमारी के साथ एक कामुक यात्रा भी कर सकूं। हा हा हा। आर्यन का हृदय हिल उठा। आकाश में एक विदेशी सुंदरता उड़ रही थी। अब उसके बगल में एक सुंदर महिला थी जो उसके पिछले जन्म के शिनजियांग की महिलाओं जैसी दिखती थी, जिससे उसे आराम और खुशी महसूस हुई। आर्यन बहुत खुश महसूस कर रहा था। कम से कम उसके पास बहुत सारी सुंदरियां थीं। युवती ने अपने कबीले के सदस्यों से कुछ शब्द कहे। उनके पास पैक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए एक साधारण सफाई के बाद वे फिर से रेगिस्तान में कदम रख दिए। हालांकि शुरुआत में उन सभी के पास ऊंट थे, लेकिन अब उन्हें पैदल चलना पड़ा। स्पष्ट रूप से ये लोग इसे सहन नहीं कर सकते थे। हालांकि राजकुमारी आर्यन की उम्मीदों से थोड़ी परे थी। 6 घंटे तक वह पूरे समय आर्यन के पीछे चलती रही। उसमें किसी भी कुलीन का लाड़ प्यार वाला स्वभाव नहीं था। ट्रांसफॉर्मर ने अपनी आवाज आर्यन तक पहुंचाई। बॉस, ज़मीन बहुत गर्म है। क्या आप मेरी पीठ पर बैठना चाहेंगे? मैं आप सभी को ले जा सकता हूं। एक ट्रांसफॉर्मर के लिए कुछ दर्जन लोग कुछ भी नहीं थे। उनका कोई वजन नहीं था। आर्यन ने कहा, नहीं चाहिए। तुम जा सकते हो। ट्रांसफॉर्मर किसी भी समय लड़ सकता था। यदि वह उन्हें ले जाता, तो वह अवसर चूक जाता। इसके अलावा आर्यन अपने भाइयों को कुछ अजनबियों की रक्षा में चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। भले ही वह एक ऐसा मिशन था जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था, आर्यन अपने भाइयों के जीवन को जोखिम में नहीं डालता। यह इसके लायक नहीं था। 6 घंटे। अजीब बात यह थी कि रेगिस्तानी बिच्छू एक बार भी दिखाई नहीं दिया। न केवल रेगिस्तानी बिच्छू बल्कि छोटे दानवपशु भी दिखाई नहीं दिए। यह जानना चाहिए कि रेगिस्तान जंगल के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक था। मौसम खराब होने के साथ साथ रेगिस्तान में सभी प्रकार के घातक दानवपशु भी थे, लेकिन अब एक भी नहीं मिला। यह थोड़ा असामान्य था। आर्यन का विचार चला और आकाश में करीना से कहा, क्या तुमने कुछ खोजा? मुझे सामान्य महसूस नहीं हो रहा है। करीना ने जवाब दिया,
मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। यह शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं रेत में कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। वह भी थोड़ी चिंतित थी। उसने अपनी आवाज ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचाई। ज्यादा ध्यान दो। मैं हवा में कुछ भी नहीं देख सकती। वे रेत में छिपे हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर का भाव कस गया। उसने तुरंत कहा, मैं समझ गया। उच्च ऊंचाई पर सतर्कता। भूमि पर सतर्कता। एक ऊंचा और एक नीचा, एक उत्तम संयोजन। करीना के रुकने का उद्देश्य आर्यन की रक्षा करना था। वह उसे किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दे सकती थी। यह वही था जो उसने पूज्य राघव से वादा किया था। यह उसके अपने गृहनगर लौटने की उम्मीद भी थी। एक दिन बीत गया। कुछ भी नहीं हुआ। एक समतल जमीन पर आग जलाई गई। आर्यन ने कुछ पानी और भोजन निकाला। उन लोगों ने राहत की सांस ली। पूरे दिन के बाद वे लगभग और नहीं टिक सकते थे। आर्यन ने घूंघट वाली युवती को देखा और पूछा, तुम रेत चंद्रमा कबीले से हो? तुम्हारे नाम से तुम्हें रेगिस्तान में रहना चाहिए, है ना? तुम अब रेगिस्तान क्यों पार कर रही हो? युवती ने इसे छुपाया नहीं और कहा, हम रेगिस्तान में रहते थे, लेकिन वह बहुत पहले की बात है। अब का रेगिस्तान अतीत के रेगिस्तान से पूरी तरह से अलग है। आर्यन ने कहा, क्या अलग है? क्या सभी रेगिस्तान एक जैसे नहीं होते? युवती की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। अब का रेगिस्तान खतरों से भरा है। जो कोई भी उसके खिलाफ जाता है, चाहे वह दानव हो या पशु, रेगिस्तान में कदम रखते ही मर जाएगा। उसकी कौन? आर्यन ने पूछा। चाचा फू ने तुरंत बीच में टोक दिया, कोई नहीं। रेगिस्तान हर दिन बदलता है। यह पहले हमारे रेत चंद्रमा कबीले के रहने के लिए उपयुक्त था, लेकिन अब नहीं। हमारी युवा मिस का यही मतलब था। वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा था। आर्यन को कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि वह कहना नहीं चाहती थी, आर्यन ने पूछने की जहमत नहीं उठाई। यह सिर्फ इतना था कि युवती का भाव कस गया, जैसे वह किसी दुखद बात को सोच रही हो। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाई। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें कोई दानवपशु नहीं मिले और विशाल रेगिस्तानी बिच्छू फिर से दिखाई नहीं दिया। आर्यन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि चाचा फू और अन्य खुश थे। उन्होंने सोचा कि यह आर्यन की ताकत थी जिसने विशाल रेगिस्तानी बिच्छू को फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं दी। केवल घूंघट वाली युवती थोड़ी घबराई हुई थी। एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आसमान में तपता सूरज आग की तरह जल रहा था। रेत पागलों की तरह गर्मी को सोख रही थी और पागलों की तरह गर्मी को फैला भी रही थी। गर्मी की लहर नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से नीचे लुढ़क रही थीं। यह दिन असामान्य रूप से गर्म और सूखा था, बिल्कुल एक गोली भट्टी के अंदर जैसा। क्या आर्यन और उसके साथियों को यह अजीब शांति किसी बड़े खतरे का संकेत देती है? और राजकुमारी शाये के रहस्य क्या हैं जो वह छुपा रही है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2423 स्वर्गीय अग्नि। आर्यन ने अपना पसीना पोंछा और कहा, अंदरूनी इलाका? 2 दिन चलने के बाद भी क्या हम अभी किनारे पर ही हैं? काका फू ने कहा, सवेज मरुस्थल विशाल और असीम है। हम शुरुआत में केवल किनारे पर थे, लेकिन अब हम अंदरूनी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं।
बदलाव करने वाले ने पूछा, क्या यह जगह बहुत गर्म नहीं है? तापमान बाहर से कई गुना ज्यादा है। काकाफू ने कहा, किंवदंती है कि यह स्वर्ग से मिली सजा है। कुछ लाख साल पहले यहाँ एक स्वर्गीय अग्नि प्रकट हुई थी। आग आकाश से गिरी और 1 लाख सालों तक जलती रही, जिसने इस जगह को एक जलते हुए मरुस्थल में बदल दिया। न इंसान और न जानवर यहाँ जीवित रह सकते हैं। यह स्वर्ग से मिली सजा है। उफ! यह कुछ कुछ ऐसा क्यों लगता है जैसे हनुमान ने ताओवादी लाओजुन की रसायन भट्टी को उलट दिया हो? आर्यन ने बुदबुदाया, फिर पूछा, तो स्वर्ग ने इस जगह को क्यों सजा दी? बिना किसी कारण के तो नहीं हो सकता, है ना? हम देखेंगे। इंसान और जानवर दोनों यहाँ जीवित नहीं रह सकते। आपकी रेत चांद जनजाति यहाँ कब से रह रही है? और क्या वे विशाल रेगिस्तानी बिच्छू सभी जीवित और ठीक नहीं हैं? आर्यन ने लगातार पूछा। काकाफू निशब्द थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। घूंघट वाली लड़की ने नीचे देखा और कहा, हमारी रेत चांद जनजाति में रेत से पानी सोखने की एक विशेष क्षमता है। क्या? आर्यन ने घूंघट वाली लड़की की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूं? रेत से पानी सोखना? रेत में? मुझे दिखाओ कि तुम कैसे सोखती हो। अगर तुम पानी सोख सकती हो तो इतना पानी क्यों पीती हो? हमारे पास अभी पर्याप्त पानी नहीं है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अगर वे पानी सोख सकते थे तो वे पानी क्यों पीते? तो ये लोग धोखेबाजों का एक समूह हैं जो पूरी तरह से आर्यन को धोखा देने के लिए यहाँ हैं। घूंघट वाली लड़की ने नीचे देखा और कहा, अभी नहीं। क्या तुम मुझे परेशान कर रही हो? आर्यन क्रोधित हो गया। उसने घूंघट वाली लड़की की बात सुनने की परवाह नहीं की और पहाड़ी से नीचे उतर गया। वह जल्द से जल्द मिशन पूरा करना चाहता था। घूंघट वाली लड़की ने दूर देखा और अपनी मुट्ठियां कस लीं। काकाफू ने फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमारी, चलो चलते हैं। इस क्षण गर्जना, गर्जना, धमाका, गर्जनों की एक श्रृंखला अचानक सुनाई दी और घूंघट वाली लड़की के नीचे की रेत तेजी से हिलने लगी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, घूंघट वाली लड़की के पैरों के नीचे की रेत तेजी से धंस रही थी। यह सीधे एक फन जैसे भंवर में बदल गया। लड़की को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला और वह तुरंत जमीन में धंस गई। आर्यन का भाव तंग हो गया। बदलाव करने वाले की मुट्ठियां फट गईं क्योंकि वह गुर्राया, ओह तेरी, तुम केवल घात लगाकर हमला करना जानते हो। यह बहुत तेजी से आया। इस तथ्य के साथ कि वे बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे, बदलाव करने वाले और कोरीन ने रेत के नीचे खतरे की आभा महसूस नहीं की। वास्तव में ऐसा नहीं था कि उनकी साधना पर्याप्त उच्च नहीं थी। यह विशाल रेगिस्तानी बिच्छू की विशेषताओं के कारण था। एक बार जब वे छिपे होते थे तो वे मृत चीजों की तरह थे, रेत में अचल। यहाँ तक कि ज़ेनवू महान सम्राट क्षेत्र का एक गुरु भी उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएगा, अकेले उन्हें छोड़ दें। अचानक हुए हमले ने सभी को अचंभित कर दिया। युवती को फंसा हुआ देखकर काकाफू तुरंत चिल्लाया, राजकुमारी। बदलाव करने वाला अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ा, लेकिन पृथ्वी की गुफा की गति इतनी तेज थी कि वह उसका साथ नहीं दे सका। धत! आर्यन ने शाप दिया और मन ही मन सोचा, इस औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ है। यह भी इसी क्षण था। आर्यन ने अपने मन को 1 सेकंड में गति दी, अपनी शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा को मुक्त किया। आत्मा शुद्धि के 9वें चरण की सबसे मजबूत शक्ति मुक्त हुई। विशालकाय रैवेन तलवार को पकड़ा और उसमें अपनी सच्ची ऊर्जा डाली।
पिछला अध्याय, अगला अध्याय, धमाका। उसने उसे जोर से घुमाया। विशालकाय रैवेन तलवार आकाश में उड़ गई और फिर जमीन पर भारी पड़ी। यह लगभग घूंघट वाली लड़की के चेहरे पर जा लगी। चटक। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, धमाका। रेत से दर्दनाक चीखों की एक श्रृंखला आई। रेत से एक गहरा हरा तरल बाहर निकला और रेत का एक मोटा पहाड़ कुछ बार उछला। उसके बाद कोई और उछल कूद नहीं हुई। यह भी इसी समय था। सिस्टम से आवाज आई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को विशाल रेगिस्तानी बिच्छू को मारने के लिए बधाई। 50,000 अनुभव अंक, 5,000 सच्ची ऊर्जा अंक और एक उन्मादी देव ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। एक तलवार से मार डाला। विशालकाय रैवेन तलवार सागर सम्राट का हथियार था। आदिम दुनिया का आध्यात्मिक हथियार। इस तरह के दानव पशु को एक तलवार के वार से मारना पर्याप्त था, लेकिन विशालकाय रैवेन तलवार की शक्ति को सक्रिय करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सच्ची ऊर्जा की आवश्यकता थी। अभी अभी आर्यन की सच्ची ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। सौभाग्य से ज़ोंबी आंतरिक कोर अनंत रूप से ठीक हो सकता था, अन्यथा सच्ची ऊर्जा खत्म हो जाती। घूंघट वाली लड़की गहरे गड्ढे से बाहर निकली, अभी भी सदमे की स्थिति में थी। दूर आर्यन को देखते हुए उसका हृदय कांप उठा। विशाल बिच्छू को एक तलवार के वार से मारने में सक्षम होना, यह आदमी बहुत मजबूत था। उसने सोचा था कि आर्यन बदलाव करने वाले के संरक्षण पर निर्भर था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और यह छोटी तलवार, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा इस तलवार की शक्ति बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत कि यह पहली बार था जब उसने इसे देखा था। लेकिन यह तलवार एक टूटी हुई तलवार थी। अगर इसे ठीक किया जा सकता तो इसकी शक्ति और भी भयंकर होती। आर्यन ने अपना विचार वापस ले लिया। विशालकाय रैवेन तलवार अपनी म्यान में वापस आ गई। आर्यन भी मन ही मन थोड़ा उदास था। अगर मुझे पता होता कि पाताल अग्नि सागर सम्राट को तुरंत मार सकती है तो मैं इस तलवार को नहीं तोड़ता। अगर यह एक पूरी विशालकाय रैवेन तलवार होती तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से और भी तेज होती। क्या अफसोस। लड़की जल्दी से शांत हो गई और आदरपूर्वक आर्यन से कहा, धन्यवाद। इस बार यह ईमानदारी से था। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं उसे निश्चित रूप से पूरा करूंगा। लेकिन अब मेरे पास एक सवाल है, तुम्हें मुझे ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर तुमने मुझसे जरा सा भी झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। घूंघट वाली लड़की ने माथा सिकोड़ा और कहा, पूछो। आर्यन ने कहा, विशाल रेगिस्तानी बिच्छू ने तुम्हें विशेष रूप से क्यों निशाना बनाया? मुझे यह मत बताना कि यह एक संयोग था, मैं सच्चाई सुनना चाहता हूं। यह संयोग नहीं हो सकता था। उसके पास जरूर कोई रहस्य था। काकाफू की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने घूंघट वाली लड़की को सिर हिलाकर मना किया। घूंघट वाली लड़की अविचलित थी और उदासीनता से कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो वे चाहते हैं। वे? विशाल रेगिस्तानी बिच्छू? आर्यन ने पूछा। घूंघट वाली लड़की ने कहा, नहीं, विशाल रेगिस्तानी बिच्छू केवल उसका एक कठपुतली है जिसे वह नियंत्रित करती है। वह एक शैतान है जिसे हमारी रेत चांद जनजाति ने बनाया है और यही कारण है कि स्वर्ग ने हमारी रेत चांद जनजाति को सजा दी। इसीलिए उन्होंने स्वर्गीय अग्नि भेजी और हमारी रेत चांद जनजाति को आग और मौत के मरुस्थल में बदल दिया। शैतान? आर्यन की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने मन ही मन सोचा, यह एक बड़ा बॉस होना चाहिए, है ना? आर्यन ने कहा, तो तुम्हारे पास वास्तव में क्या है?
काकाफू ने फिर से सिर हिलाया। आर्यन चुपचाप इंतजार करता रहा। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो आर्यन को वास्तव में परवाह नहीं होगी। वह इसी तरह का व्यक्ति था। घूंघट वाली लड़की थोड़ी झिझकी और फिर उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक काले लोहे का बक्सा निकाला जिस पर रुंस खुदे हुए थे। जिस क्षण उसने इसे बाहर निकाला, लोहे के बक्से पर खुदे रुंस में आग की एक चिंगारी चमक उठी, मानो उसे सक्रिय कर दिया गया हो। इस क्षण रेगिस्तान की गहराई में सभी प्रकार की तेज गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं, जैसे 10,000 जानवरों की गर्जना। आर्यन ने पूछा, यह क्या है? यह बक्सा क्या रहस्य छुपाता है? क्या यह सचमुच रेत चांद जनजाति के शैतान से जुड़ा है? और आर्यन के लिए यह किस तरह का नया खतरा या अवसर लाएगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2424। दानव राजा, विशाल स्वर्ण बिच्छू राजा। स्वर्ग अग्नि। आर्यन थोड़ा भ्रमित था। क्या तुमने नहीं कहा था कि स्वर्ग की ज्वालाएं रेतचंद्र जाति के लिए एक दंड थीं? अब यह तुम्हारे नियंत्रण में क्यों है? स्वर्ग अग्नि क्या थी? आर्यन के हृदय में इसकी कोई अवधारणा नहीं थी। हालांकि लोहे के बक्से पर बने रहस्यमय प्रतीकों से यह किसी प्रकार की शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए। घूंघट वाली लड़की ने तुरंत लोहे का बक्सा अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। इस क्षण रेगिस्तान की गहराई में गर्जना अंततः शांत हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हमारी रेतचंद्र जाति प्राचीन शिल्पकार जाति की वंशज है। हम दुनिया की सभी ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यद्यपि स्वर्ग अग्नि असामान्य रूप से शक्तिशाली है और यहाँ 1,00,000 वर्षों से जल रही है, हमारे पूर्वजों ने भी इसे वश में करने के लिए 1,00,000 वर्षों का उपयोग किया था। स्वर्ग अग्नि के वश में होने के कारण ही ज्वालाएं बुझ गईं। तब से स्वर्ग अग्नि रेतचंद्र जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि उन पूर्वजों ने स्वर्ग अग्नि को वश में करने के बाद वे सभी मर गए। कोई भी स्वर्ग अग्नि को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए उन्हें इसे सील करना पड़ा। लेकिन हमारी रेतचंद्र जनजाति द्वारा बनाया गया दानव हमेशा इसे प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग अग्नि सभी चीजों को पिघला सकती है, लेकिन यह सभी चीजों को नष्ट भी कर सकती है। एक बार जब वह इसे प्राप्त कर लेती है तो परिणाम अतुलनीय रूप से भयानक होंगे। इतना शक्तिशाली। सब कुछ नष्ट कर दो, सब कुछ पिघला दो। आर्यन का हृदय कांप उठा और उसने उलझन में पूछा, तुम्हारी रेतचंद्र जाति ने वास्तव में किस शैतान को बनाया है? घूंघट वाली लड़की ने कहा, एक अमर दानव। अमर दानव? आर्यन ने कहा, इस दुनिया में कोई पूर्ण अमरता नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे मारते हो। आर्यन ने अमर आत्मा गोली ली थी। उन 3 मिनटों के दौरान वह निश्चित रूप से नहीं मरेगा। हालांकि एक बार समय समाप्त हो जाने पर वह अपने नश्वर शरीर में वापस आ जाएगा। जब तक वह पर्याप्त मजबूत था, उसे तुरंत मार दिया जाएगा। घूंघट वाली लड़की ने कहा, तुम इंसान यही सोचते हो। वह एक दानव है जिसे रेतचंद्र जाति ने 100 से अधिक वर्षों में बनाया है। तुम कुछ भी करो, वह नहीं मरेगी। उस समय हमने सोचा था कि उस पर निर्भर होकर हम जंगल पर शासन कर पाएंगे और हम झेनवू महाद्वीप को तबाह कर देंगे। लेकिन अंत में हमने पाया कि हम गलत थे। हमने एक ऐसा दानव बनाया है जो पूरी तरह से अनियंत्रित है। यह सुनकर आर्यन थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, लगता है एक और सुपर बॉस है। मुझे यह पसंद है। राक्षसों को मारकर स्तर ऊपर करना।
बहुत धीमा। बॉस को सीधे मारने से स्तर ऊपर करना बहुत आसान हो जाएगा। आर्यन इस अमर दानव को अभी मारने के लिए बेचैन था। उसे राहत मिली। मुझे पता था, सिस्टम मुझे हर बार धोखा नहीं देगा। कम से कम इस खोज में एक सुपर बॉस है। यदि मैं उसे मार देता हूं तो शायद मैं फिर से उन्मादी हो सकता हूं। यदि मैं 10 या 20 स्तर और ऊपर जाता हूं तो मैं शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। आर्यन उत्साहित था। तत्काल आर्यन ने तुरंत पूछा, वह दानव कहाँ है? घूंघट वाली लड़की ने सिर हिलाया और कहा, रेगिस्तान की गहराई में। चलो, मुझे वहां ले चलो। आर्यन अब अपनी प्यास को रोक नहीं पा रहा था। घूंघट वाली लड़की चौंक गई और बोली, हमें उससे जितना संभव हो सके बचना चाहिए। इस रेगिस्तान में वह राजा है और कोई भी उसे हिला नहीं सकता। अन्यथा हम रेगिस्तान छोड़कर नहीं जाते। यह हमारी रेतचंद्र जनजाति का घर है। चाचा ने भी कहा, तुम बिल्कुल भी वहां नहीं जा सकते। तुम मर जाओगे। मैं निश्चित रूप से नहीं जा सकता। रेतचंद्र जाति के लोग सभी घुटनों के बल बैठ गए। रूपांतरित ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कायर। आर्यन ने कहा, रूपांतरित, बकवास मत करो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही आर्यन बोला, उसने कैलीन को एक ध्वनि संदेश भेजा और कहा, मेरे लिए टोही करो। कैलीन ने कहा, समझा। जब तक वे रेगिस्तान में थे, कुछ भी समस्या नहीं होगी। कैलीन के हवाई टोही विमान के साथ, जब तक उसके पास कुछ समय होगा, वह बॉस का स्थान पता कर लेगी। गर्जना। एक और विशाल रेगिस्तानी बिच्छू ने घात लगाकर हमला किया। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को विशाल रेगिस्तानी बिच्छू को मारने के लिए बधाई। 50,000 अनुभव अंक, 5,000 वास्तविक ची मूल्य और एक उन्मादी ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। रूपांतरित, ठीक है। आर्यन ने एक विशाल रेगिस्तानी बिच्छू को मारने के बाद तुरंत उन्हें याद दिलाया। उलाला। एक रेत का पहाड़ अचानक पलट गया और एक विशाल बिच्छू बाहर निकला। उसकी पूंछ पर लगा जहरीला डंक एक मोटी स्टील की छड़ की तरह था क्योंकि उसने रूपांतरित के सिर में छेद करने की कोशिश की। रूपांतरित नहीं हटा और सीधे अपने सिर का उपयोग करके उसे रोका। चटक। जहरीला डंक टूट गया। रूपांतरित ने विशाल रेगिस्तानी बिच्छू की पूंछ पकड़ी। बाम। एक झटके में उसने उसे हवा से नीचे गिराया। घात लगाकर हमला, फिर से मुझ पर घात लगाकर हमला करो। बाम, बाम, बाम। एक विशाल बिच्छू चकनाचूर हो गया। आसपास के लोग सभी डर के मारे मूर्ख हो गए। रूपांतरित बहुत जंगली था। दूसरा विशाल रेगिस्तानी बिच्छू मारा गया। आर्यन ने घूंघट वाली लड़की की ओर देखा और मन ही मन सोचा, यह आज छठा घात लगाकर हमला है। ऐसा लगता है कि हम जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही अधिक विशाल रेगिस्तानी बिच्छू होंगे। क्या मुझे खेलने के लिए कुछ असामान्य दानव बुलाने चाहिए? मुझे लगता है कि उन्हें एक एक करके मारना व्यर्थ है। अनुभव अंक वास्तव में खराब नहीं हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। आर्यन अपने दिल में बुदबुदाया। उसने आकाश की ओर देखा। कैलीन अभी तक नहीं लौटी थी। आधा दिन हो चुका था और आर्यन थोड़ा चिंतित था। आर्यन को सांस लेने का मौका मिले बिना। उलाला। रूपांतरित ने गर्जना की, तुम अभी भी आने की हिम्मत करते हो? आर्यन की आंखें तन गईं, यह 7वीं बार है। इसके अलावा इस बार आसपास की रेत हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे रेत के नीचे अनगिनत विशाल सांप चल रहे हों और उनकी गति बेहद तेज थी। आर्यन की आंखें तन गईं।
उसने अपनी विशालक्वे तलवार निकाली और कहा, रूपांतरित, बहुत गहराई तक पीछा मत करो, पहले लोगों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। रूपांतरित तुरंत पीछे हटा और कहा, ठीक है। स्विश स्विश स्विश। 3 विशाल रेगिस्तानी बिच्छू तुरंत बाहर निकले। आर्यन के हाथ में विशालक्वे तलवार थोड़ी सी हिली, वास्तविक सार, विस्फोट करो। एक कदम में वह आकाश में उछल पड़ा। वास्तविक सार एक ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। प्रेत तलवार नृत्य। शुआ शुआ शुआ। पलक झपकते ही तलवार ऊर्जा झटके के एक के बाद एक नीचे आ गिरी। 3 विशाल रेगिस्तानी बिच्छू तुरंत टुकड़ों में काट दिए गए। सिस्टम की घोषणा हुई। डिंग डिंग डिंग। यह भी इसी क्षण था जब घूंघट वाले युवक और अन्य लोग जहां खड़े थे, वह जगह अचानक धंस गई। आर्यन का चेहरा तन गया और तुरंत कहा, रूपांतरित, नीचे। उसे खत्म करने का इंतजार किए बिना। शुआ। रेत की गहराई से एक सुनहरी बिजली कौंधी सीधे हवा में फैली। तपते सूरज के नीचे यह सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी। यह बेहद चमकदार था। यह एक विशाल सुनहरे बिच्छू की पूंछ थी। यह अतुलनीय रूप से विशाल था। यह एक सामान्य विशाल रेगिस्तानी बिच्छू के आकार का 10 गुना से भी अधिक था। इसके अलावा अभी केवल एक पूंछ दिखाई दे रही थी और उसका पूरा शरीर रेत में दबा हुआ था। इस महत्वपूर्ण क्षण में स्वर्ण विशाल पूंछ ने आर्यन की ओर भारी वार किया जो हवा में था। यह बेहद तेज था। आर्यन की आंखें तन गईं क्योंकि उसने अपनी विशालक्वे तलवार का उपयोग अपनी छाती को रोकने के लिए किया। बाम। स्वर्ण विशैला डंक आगे बढ़ा। ऊर्जा का एक झटका बाहर निकला। प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। उसी समय आर्यन का शरीर भी एक कटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ गया। उसके आंतरिक अंग मंथन कर रहे थे और उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। आर्यन को एक ही झटके में उड़ाने के बाद सुनहरा बिच्छू उसका पीछा नहीं किया। अपनी शक्ति के एक झटके में आसपास के सभी रेत के पहाड़ एक रेगिस्तान की तरह फट गए और पागलपन की हद तक उमड़ पड़े। रूपांतरित और घूंघट वाली लड़की को दफन कर दिया। रूपांतरित, आर्यन ने गर्जना की। घूंघट वाली लड़की भी चिल्लाई, स्वर्ग अग्नि लेकर भाग जाओ। स्विश। लोहे का बक्सा खाई से बाहर उड़ गया। उसके बाद आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2425। मैं आपके प्रश्न को संसाधित करने के लिए तैयार हूं। खामोशी और क्रोध। रेत का पहाड़ शांत हो गया था। हिंसक गर्जनाएं अब सुनाई नहीं दे रही थीं। रेत के नीचे की हलचल भी गायब हो गई थी। सब कुछ शांत हो गया था। इतनी खामोशी थी मानो कुछ हुआ ही न हो। केवल आर्यन ही अकेला वहां बचा था। आर्यन की आंखें सूनी थीं, वह चारों ओर देख रहा था। रेगिस्तान जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था और उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं दे रहा था। किंग कांग। बहुत देर बाद तभी आर्यन ने एक गर्जना की और पूरी ताकत से भागा, पागलपन की हद तक रेत खोदने लगा। 10 मिनट। उसने कई मीटर गहरा गड्ढा खोदा। उसके नाखून टूट गए थे और उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन उसे अभी भी किंग कांग नहीं मिला। बाकी सब भी वैसे ही थे। उस सुनहरी बिच्छू ने उन्हें निगल लिया था और ले गया था। आर्यन ने मुट्ठियां भींच लीं और उसके माथे की नसें तन गईं। उसने आसमान की ओर गर्जना की, जो मेरे भाइयों को छुएगा वह मरेगा। पूरी ताकत से वह गहरे गड्ढे से उछला और नीचे उतरा।
उसने शायुए राजकुमारी द्वारा छोड़ा गया धातु का बक्सा उठाया और फिर से उछला, उस दिशा में पीछा करते हुए जहां सुनहरी बिच्छू गायब हो गया था। वह अत्यंत क्रोधित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुनहरी बिच्छू किंग कांग और अन्य पर एक साथ हमला करेगा। यह देखा जा सकता था कि यह बॉस साधारण नहीं था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम किस तरह के बॉस हो। अगर तुम मेरे भाइयों को छुओगे तो मरने के लिए तैयार रहना, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। स्विश 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 स्विश। वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उड़ता रहा, लगातार कूदता रहा। रेगिस्तान में आर्यन की आकृति एक सफेद बिजली की तरह थी। पूरे 4 घंटे बाद भी आर्यन ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। वह पूरी ताकत से पीछा कर रहा था, लेकिन वह भटक गया था। विशाल रेगिस्तानी बिच्छू या ट्रांसफॉर्मर्स की कोई गंध नहीं थी। रेत के अलावा केवल रेत ही थी। यह असीम था, हर जगह एक जैसा था। उसे नहीं पता था कि सुनहरी बिच्छू उन्हें कहाँ ले गया था। आह! आर्यन ने पागलों की तरह गर्जना की, बाहर आओ। उसकी आवाज दसियों किलोमीटर तक गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जंगली रेगिस्तान बहुत बड़ा था। रेगिस्तान में आर्यन रेत के एक दाने जितना छोटा था। उसे कोई नहीं दिख रहा था। कोई राक्षसी जानवर नहीं दिख रहे थे। उसे कोई जीवित वस्तु नहीं दिख रही थी। आर्यन एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसे यहां छोड़ दिया गया था, अकेला और असहाय। सभी घबरा गए। आर्यन फिर से दौड़ा। कुछ और घंटे बीत गए और जलता हुआ सूरज अस्त हो गया, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। हूं। हफ हफ। आर्यन ने अपने हाथ जमीन पर रखे और जोर जोर से हांफने लगा। उसका शरीर पसीने से तर था, जैसे जलता हुआ सूरज और रेत उसके शरीर से नमी सोख रहे हों। पूरे दिन दौड़ने के बाद आर्यन की सहनशक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। पानी के बिना उसकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह यहां मर ही जाएगा। यह प्रकृति का नियम था। एक सामान्य जगह पर आर्यन 1 महीने तक खा पी नहीं सकता था, लेकिन इस रेगिस्तान में उसके शरीर से पानी बहुत तेजी से निकल रहा था। इसके साथ ही वह पागलपन की तरह दौड़ रहा था, यहाँ तक कि आकाश समुद्र दिव्य कवच के संरक्षण के बावजूद आध्यात्मिक खजाना स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों के सामने बहुत शक्तिहीन लग रहा था। वह एक और दिन भी नहीं टिक सकता था। यह जंगली रेगिस्तान का भयानक पहलू भी था। चाहे कोई विशेषज्ञ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे बिना सोचे समझे प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। वह थक गया था। आर्यन का शरीर पलट गया, गर्म रेत पर लेटा हुआ, आकाश की ओर देखते हुए वह बड़बड़ाया, आर्यन, ओ आर्यन, तुम इतने बेकार क्यों हो? तुम अपने भाइयों की भी रक्षा नहीं कर सकते। तुम किस तरह के फबॉस हो? अब जब तुम अपने आसपास के लोगों की भी रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम स्वर्ग दल भोज में जाने के लिए किसका उपयोग करोगे? तुम झाओ वंश के खिलाफ लड़ने के लिए किसका उपयोग करोगे? तुम ईयूरों के गुरु को चुनौती देने के लिए किसका उपयोग करोगे? हाँ? आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अपने दिल में बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहा था। वह खुद से असंतुष्ट था। उसके बाद आर्यन अचानक उठ बैठा। वह जानता था कि इस समय शिकायत करना बेकार था। खुद को छोड़ देना उसे और भी पतित और बेकार बना देगा। मुझे किंग कांग को ढूंढना होगा। जरूर कोई रास्ता होगा। आर्यन ने खुद को शांत किया। उसका मन लगातार सोच रहा था और राजकुमारी शायुए के हर शब्द को याद कर रहा था। अचानक आर्यन ने एक विवरण खोजा।
जब राजकुमारी शायुए ने काला लोहे का बक्सा निकाला तो दूर से विभिन्न रेगिस्तानी बिच्छुओं की गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। लोहे का बक्सा, आकाश अग्नि। सही। आर्यन की आंखें तन गईं और उसने तुरंत अंतरिक्ष वलय से लोहे का बक्सा निकाला। जिस क्षण उसने इसे बाहर निकाला, लोहे के बक्से पर लगे रुने फिर से जलने लगे। एक गहरा लाल रंग की लौ चमक उठी। यह भी इसी क्षण था। गर्जना, गर्जना, गर्जना। हिंसक, हिंसक गड़गड़ाहट की आवाजें, और वे आर्यन से दूर नहीं थीं, 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। पागलपन ने कोहराम मचा दिया। गर्जनाओं की लहरें। रात का आकाश कांप रहा था। आर्यन के आसपास की रेत हिल रही थी और नीचे लुढ़क रही थी, जैसे उसके सामने कोई विशाल राक्षस हो। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं और उसने गंभीर स्वर में कहा, धिक्कार है, मैंने आखिर उसे ढूंढ लिया। फिर आर्यन ने जल्दी से लोहे का बक्सा रख दिया। यह भी इसी समय था। राक्षसी जानवरों की गर्जनाएं गायब हो गईं और जल्दी से सामान्य हो गईं। आर्यन ने अपने हाथ में लोहे के बक्से को देखा और खुद से बड़बड़ाया, ऐसा लगता है कि अंदर की चीजें या तो उन्हें पागल कर सकती हैं या उन्हें घबरा सकती हैं। आकाश अग्नि। यह किस तरह की लौ है? आर्यन लोहे के बक्से की सामग्री के बारे में उत्सुक हो गया। किस तरह की लौ एक प्रजाति को 1 लाख साल तक इकट्ठा करने, परिष्कृत करने और वश में करने के लिए मजबूर कर सकती थी? इसके लिए उसे अनगिनत जिंदगियों की कीमत चुकानी पड़ी थी। वह किस तरह की लौ थी? आर्यन ने अपने पिछले जीवन के उपन्यास के बारे में सोचा और धीरे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्वर्गीय ज्वाला से भी अधिक भयानक हो? छोड़ो, अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। आर्यन ने अपनी जिज्ञासा को दूर रखा। वह कितना भी उत्सुक क्यों न हो, अभी समय नहीं था। किंग कांग मरा था या जिंदा? आर्यन को किंग कांग की सबसे ज्यादा चिंता थी। उसके बाद आर्यन ने एक अच्छा सड़क चिन्ह बनाया और जल्दी से पीछे की ओर बढ़ गया। 10 किलोमीटर की दूरी अभी भी थोड़ी कम थी। 10 मिनट बाद आर्यन चला, दूर देखा और कहा, तुमने मेरे भाई का अपहरण किया, है ना? तुम्हें रेत में छिपकर हमला करना पसंद है ना? ठीक है। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि छिपकर हमला करना क्या होता है। यह विचार युद्धपालतू अंतरिक्ष में असामान्य रानी से जुड़ा। असामान्य रानी ने जैसे ही आर्यन के आह्वान को महसूस किया, वह तुरंत जाग गई। जैसे ही आर्यन असामान्य रानी को बुलाने वाला था। पिछले अध्याय। अगला अध्याय, धमाका। कैरेन का आसमान से गिरना सुचारू रूप से नहीं हुआ, बल्कि उसका पूरा शरीर नीचे टूट गया। उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था और उसने खून उगला। आर्यन का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और तुरंत कैरेन को सहारा दिया। क्या चल रहा है? कैरेन ने तुरंत कहा, जाओ जाओ, जल्दी से चले जाओ। कैरेन एक योद्धा थी जो वास्तविक मार्शल महाद्वीप से संबंधित नहीं थी। इस दुनिया के योद्धाओं की साधना की तुलना में उसकी साधना किस दायरे में थी? कैरेन ने आर्यन को जो भावना दी वह यह थी कि वह बहुत शक्तिशाली थी। कम से कम वह महायान चरण में थी, या इससे भी उच्च वास्तविक मार्शल दायरे में। हालांकि वह वास्तव में बुरी तरह घायल थी। आर्यन का मूड ठीक नहीं था। उसके दिल का गुस्सा जैसे उमड़ पड़ा और फट गया। धिक्कार है, तुमने मेरे भाई को छुआ और अब तुम मेरी स्त्री को भी चोट पहुंचा रहे हो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM
और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 2426। एक असाधारण निपुणता। आर्यन उस तरह का व्यक्ति था जो छोटे से छोटे अपमान का भी बदला लेता था। यदि तुम मुझे एक बार छूते हो तो मैं तुम्हें 10 गुना वापस दूंगा। यदि तुम मेरे भाई को छूते हो और मेरी स्त्री को चोट पहुंचाते हो तो मैं तुम्हारी 18 पीढ़ियों को मार डालूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। करेन आर्यन के दिल में क्रोध महसूस कर सकती थी और तुरंत बोली, अंदर एक दानव है, तुम नहीं जा सकते। यदि तुम गए तो तुम मौत को दावत दोगे। मेरी सुनो, मत जाओ। वह उस दानव द्वारा बुरी तरह घायल हो गई थी। यदि वह आत्मशोधन गोली के लिए न होता तो वह बिल्कुल भी भाग नहीं पाती। यह मत कहो कि यह एक दानव है। भले ही यह उसका दादा हो, मैं फिर भी उसे मार डालूंगा। आर्यन अत्यंत क्रोधित था और बोला, किंग कॉन्ग कहाँ है? करेन ने कहा, मैंने उसे नहीं देखा। मेरी बात सुनो, अभी भी निकलने का मौका है। यदि हम देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। वह दानव बहुत भयानक है। आर्यन ने कहा, वह कितना भी भयानक क्यों न हो, क्या वह सागर सम्राट जितना भयानक है? मैं सागर सम्राट को भी मार सकता हूँ, मैं किस दानव को नहीं मार सकता? आर्यन ने गुस्से में कहा। इसके अलावा वह नहीं जा सकता था। यदि वह नहीं जाता तो उसे किंग कॉन्ग को बचाने का अभी भी मौका मिलता। यदि वह चला जाता तो किंग कॉन्ग निश्चित रूप से मर जाता। आर्यन के लिए यह पहले से ही अच्छी खबर थी कि करेन को किंग कॉन्ग नहीं मिला था। कम से कम किंग कॉन्ग के जीवित रहने की अभी भी संभावना थी। वह अपने भाई को कभी नहीं छोड़ेगा। करेन सिहर उठी, सागर सम्राट को किसने मारा? वह वास्तव में नहीं जानती थी। उस समय वह अचेत थी, और अब जब आर्यन ने कहा कि उसने उसे खुद मारा तो करेन का दिल थोड़ा कांप गया, लेकिन अगले ही पल उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह असंभव था। सागर सम्राट बहुत शक्तिशाली था। उसकी राय में राघव ही वह था जिसने सागर सम्राट को मारा था। यही कारण था कि उसने राघव की बात सुनी और आर्यन के पास रुकी। करेन ने चिंतित होकर कहा, स्थिति अलग है। उस दानव को बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता। वह एक राक्षस है। यहाँ तक कि डार्क वर्ल्ड में भी ऐसा अमर राक्षस नहीं है। अमर? आर्यन ने राजकुमारी शाह यू केरेन की बात सोची, अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पूर्ण अमरता कहा जा सके। विचार गति में आया। विकृति की रानी, बाहर आओ। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, धमाका। विचित्र रानी युद्धपालतू स्थान से बाहर आई और एक घुटने पर बैठ गई। स्वामी, आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आदेश दिया, मेरे लिए विकृतियों की सेना बुलाओ। विकृत रानी ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी, लेकिन मुझे ऊर्जा चाहिए। आर्यन ने 10 मूल ब्रह्मांड क्रिस्टल निकाले। क्या यह पर्याप्त है? विकृत रानी की आंखें उत्तेजना से भर गईं।
यह पर्याप्त है। मुझे आश्चर्य है कि स्वामी किस विशेषता वाले चाहते हैं। आर्यन गुप्त रूप से चौंक गया और बोला, तुम विशेषताओं को भी नियंत्रित कर सकते हो। विकृत रानी ने उत्तर दिया, यह इसलिए है क्योंकि स्वामी ने मुझे जो आदिम क्रिस्टल दिए हैं वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनके पास पर्याप्त ऊर्जा है जो मुझे उनकी विशेषताओं को बदलने की अनुमति देती है। वास्तव में आर्यन के युद्धपालतू स्थान में इस अवधि के दौरान आर्यन द्वारा उसे दिए गए आदिम क्रिस्टल के कारण विचित्र रानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। मूल ब्रह्मांड क्रिस्टल। मूल ब्रह्मांड संसार के भीतर शक्तिशाली लोगों के लिए खेती के संसाधन आध्यात्मिक पत्थर और सार पत्थर जैसी चीजें थीं। हालांकि मूल ब्रह्मांड क्रिस्टल के भीतर ऊर्जा कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह पूरे आदिम संसार की मुद्रा भी थी। हालांकि जेम्बू महाद्वीप का स्तर बहुत कम था, इसलिए वहां बिल्कुल भी मूल ब्रह्मांड क्रिस्टल नहीं थे। आर्यन ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, मुझे 5 विशेषताओं में से कुछ दो। विकृत रानी ने तुरंत उत्तर दिया, समझ गई। उसके बाद वह एक तरफ चली गई और पागलों की तरह अंडे देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके चारों ओर विकृत अंडे घनीभूत हो गए और वे सभी हिलने लगे, अपने खोल से बाहर निकलने के लिए। आर्यन ने आगे देखा और कहा, तुम एक दानव हो, है ना? मैं भी एक दानव हूं, चलो देखते हैं कौन किसे खाता है। आर्यन ने उस गति को देखा जिस गति से विकृत रानी अंडे दे रही थी। भोर से पहले 10,000 विकृत दानवों की सेना इकट्ठा हो जाएगी और उस समय वह सब कुछ नष्ट करने में सक्षम होगा। करेन ने कहा, विकृत दानव वास्तव में भयंकर है। यह विशाल रेगिस्तानी बिच्छू से निपट सकता है, लेकिन यह उस दानव से नहीं निपट सकता। आर्यन ने गुस्से में कहा, यदि वे उससे निपट नहीं सकते तो मैं हूं। दानव? वह किस तरह का दानव है? करेन ने कहा, उसका पूरा शरीर रेत से ढका हुआ है। चाहे तुम उसे कितनी भी मारो, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। तुम उसके हमलों का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे जो महसूस होता है वह यह है कि जब तक रेत है वह अजेय है। जब आर्यन ने यह सुना तो उसके दिल में थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह खुद से बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह वन पीस दुनिया में रेत मगरमच्छ जैसा है। क्या तुम चाहते हो कि विकृत रानी अधिक पानी विशेषता वाले विकृत दानव पैदा करे? चलो एक जुआ खेलते हैं। आर्यन आगे बढ़ा और आदेश दिया, पानी विशेषता वाले विकृत दानवों की संख्या दोगुनी करो। विकृत रानी ने तुरंत कहा, हाँ स्वामी। आर्यन ने करेन को देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन मैं एक आदमी हूं और किंग कॉन्ग मेरा भाई है। मुझे वही करना है जो मुझे करना है। जैसे ही वह बोला, आर्यन ने कुछ उपचार गोली निकाली और उसे सौंप दी, यह कहते हुए, तुम्हें पहले ठीक हो जाना चाहिए। समाप्त। आर्यन अकेला एक पर्वत की चोटी पर चला गया और पालथी मारकर बैठ गया। इस दुनिया में कोई पूर्ण अमरता नहीं है। यहाँ तक कि देवताओं की भी जीवनावधि समाप्त हो जाती है और कमजोरियां होती हैं। जब तक तुम पर्याप्त मजबूत हो, अमरता जैसी कोई चीज नहीं है। आर्यन इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त था। हफ। आर्यन ने हल्की सांस छोड़ी, अपना विचार वापस लिया और अपनी बाईं बाह पर बने निशानों की दुनिया में प्रवेश किया। पाताल अग्नि, पाताल अग्नि। बाहर आओ, बाहर आओ। आदिम संसार के सागर सम्राट को मारने में सक्षम होने के लिए पाताल अग्नि की शक्ति बहुत अधिक थी। यदि वह इसे विकसित कर सकता तो वह कैसा दानव होता, कैसा रेत मगरमच्छ। एक चाल, एक सेकंड। पाताल वंश के निशान के अंदर
आर्यन का विचार एक अंधेरे स्थान में लग रहा था। यह एक शून्य था, खाली, बिल्कुल नर्क जैसा। वहां केवल पाताल जगत ऊर्जा की एक अंतहीन धारा थी। हालांकि आर्यन इन शक्तियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। वह पाताल अग्नि की शक्ति चाहता था। पाताल अग्नि। मुझे ठीक ठीक क्या करना है ताकि तुम प्रकट हो? आर्यन कोशिश करता रहा। निशान के स्थान से बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह वास्तव में काम नहीं करता। मैं पिछली बार कैसे प्रकट हुआ था? आर्यन वास्तव में जानना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। चूंकि यह काम नहीं करता। ठीक है। आर्यन ने हार मान ली, लेकिन उसने निशान के स्थान को नहीं छोड़ा। उसका विचार गति में आया, सड़ने वाला भूतपंजा, आओ। स्विश। गर्जना। इस क्षण आर्यन ने सागर सम्राट से प्राप्त की गई खेती तकनीक को मुक्त किया। भूत सम्राट विरासत। सड़ने वाला भूतपंजा भी मुक्त हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि निशान के स्थान में पाताल जगत ऊर्जा बहुत घनी थी। यह सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वास्तव में इसे मुक्त कर देगा। इस क्षण उसकी बाह एक सूखे भूतपंजे में बदल गई, जो आसपास की पाताल जगत ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित कर रहा था। पाताल जगत ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। शक्ति उमड़ रही थी। उसी समय जीवन का झरना, जो आर्यन की बाईं बाह पर पाताल वंश के निशान को सक्रिय करने के लिए जबरदस्ती शक्ति छोड़ रहा था, अचानक हिल उठा। पाताल जगत ऊर्जा अवशोषित करो। उसने पागलों की तरह इसे अवशोषित किया। डिंग। निपुणता +100 अंक। लानत है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2427। प्रथम स्तरीय भूत सम्राट का उदय। जब आर्यन ने पहली बार सड़ता भूत पंजा छोड़ा था, तो उसने तुरंत ही उसका अभ्यास शुरू कर दिया था। और वह इसमें सफल भी रहा था। हालांकि आर्यन ने कितनी भी कोशिश की, वह इसे छोड़ नहीं पा रहा था। क्योंकि आदिम ब्रह्मांड की साधना विधि के कारण आर्यन का वर्तमान स्तर पर्याप्त उच्च नहीं था। लेकिन अभी अभी उसने इसे छोड़ा था और बड़ी मात्रा में अधोलोक शक्ति को अवशोषित कर लिया था। उसके शरीर में शक्ति तुरंत मजबूत हो गई थी। यह एहसास बहुत शक्तिशाली था। हालांकि आर्यन की इच्छा ही उस छाप के भीतर के स्थान में प्रविष्ट हुई थी, पर वह निश्चित था कि उसके शरीर में अधोलोक की एक मजबूत शक्ति थी। बस वह नहीं जानता था कि उसने जो अधोलोक शक्ति अवशोषित की थी, वह किसी और चीज द्वारा इतनी तेजी से क्यों अवशोषित की जा रही थी। झांग शुआन को समझ नहीं आया। हालांकि इससे उसकी उत्तेजना में कोई बाधा नहीं आई। दक्षता +100। तुम कमाल हो भाई। आर्यन ने तुरंत सिस्टम खोला और सड़ता भूत पंजा की दक्षता की जांच की। इसे देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ही बेजान हो गई। धत तेरे की। तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? स्तर 1 की दक्षता के लिए 2 लाख अंक लगते हैं। यह किस तरह की तकनीक है? यहां तक कि एक देवता स्तरीय साधना विधि भी इतनी मुश्किल नहीं होगी, है ना? दक्षता स्तर के प्रकट होने के बाद साधना विधि का उड़ने वाला गुण भी प्रकट हुआ। साधना विधि सड़ता भूत पंजा, भूत सम्राट विरासत। ग्रेड दक्षता 100। विवरण सड़ता भूत पंजा भूत सम्राट की विरासत है। इसमें सब कुछ निगलने और अवशोषित करने की शक्ति है। विवरण 2 स्तर 1 तक उन्नत होने के बाद व्यक्ति स्तर 1 का भूत सम्राट युद्ध के लिए छोड़ सकता है। जब उसने यह देखा तो आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं।
उसने स्तर एक भूत सम्राट शब्दों को विस्मित होकर देखा। ओह, स्तर एक भूत सम्राट? यह कौन सा स्तर है? भूत सम्राट? क्या यह आदिम ब्रह्मांड का एक अधिपति है? कमाल! तत्काल आर्यन ने तुरंत सिस्टम बंद कर दिया और फिर से सड़ता भूत पंजा को छोड़ा। डिंग! सिस्टम सूचना दक्षता +100 अंक। यह अजीब था। अधोलोक जनजाति की छापस्थान के भीतर आर्यन केवल सड़ता भूत पंजा का अभ्यास कर सकता था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि इस स्थान में कोई कूलडाउन समय नहीं था। दूसरे शब्दों में, आर्यन एक असीमित कॉम्बो छोड़ सकता था। अधोलोक जनजाति का निशान। क्या ऐसा हो सकता है कि भूत सम्राट भी अधोलोक जनजाति का वंशज हो? यह सही नहीं हो सकता। क्या ये योरोंग ने यह नहीं कहा था कि अधिकांश अधोलोक विशेषज्ञ मर चुके थे? आकाश जनजाति आदिम लोक में भूत सम्राट जैसे एक अधिपतिस्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति को क्यों बर्दाश्त करेगा? आर्यन भ्रमित था, लेकिन अगले ही सेकंड में वह इसे भूल गया। क्या भूत सम्राट? क्या अधोलोक जनजाति? क्या आकाश जनजाति? ये सभी उलझी हुई चीजें। आर्यन उनके बारे में सोचना नहीं चाहता था। उनके संबंध के बारे में किसे परवाह थी? वह अब जो करना चाहता था वह था अपने सड़ते भूत पंजे को पहले क्षेत्र तक प्रशिक्षित करना। स्तर एक भूत सम्राट। भले ही वह मजबूत न हो, फिर भी आर्यन के लिए इसमें थोड़ी शक्ति थी। भूत सम्राट मजबूत कैसे नहीं हो सकता? छोड़ो। डिंग! सिस्टम सूचना दक्षता +100 अंक। छोड़ो। डिंग! सिस्टम सूचना दक्षता +100 अंक। पूरी रात आर्यन छाप स्थान में एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसकी कौशल दक्षता आसमान छू गई। उसी समय आर्यन भी पागलपन की हद तक अधोलोक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। हालांकि पूरी रात के बाद उसके शरीर में कोई अधोलोक ऊर्जा नहीं बची थी। वे सभी जीवन के झरने द्वारा निगल लिए गए थे और जीवन के झरने को हुए भारी नुकसान की मरम्मत होने वाली थी। आर्यन को इन सब की परवाह नहीं थी। वह अधोलोक ऊर्जा नहीं चाहता था, भले ही उसका शरीर इस तरह की ऊर्जा से भरा हो। उसे यह नहीं पता था कि इसे कैसे छोड़ा जाए। वह दक्षता चाहता था। पूरब में लाली छाने लगी। कुछ ही देर बाद आग जैसा लाल सूरज धीरे धीरे उग आया। रेगिस्तान में सूरज बिल्कुल भी कोमल नहीं था। जैसे ही वह उठा, तापमान बढ़ गया और रेगिस्तान एक बार फिर आग की चपेट में आ गया लग रहा था। झुलसने वाली लपटें पागलपन की हद तक क्षरण कर रही थीं। आर्यन का मुंह सूख गया था और उसकी त्वचा छिलने वाली थी। उसे परवाह नहीं थी। डिंग! सिस्टम सूचना दक्षता +100 अंक। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को कौशल सड़ता भूत पंजा के स्तर में वृद्धि के लिए बधाई। वर्तमान स्तर 1, अगला स्तर 8 लाख दक्षता। संख्याओं की लंबी कतार देखकर आर्यन को चक्कर आ गया। कौशल के स्तर बढ़ने की आवाज सुनकर आर्यन तुरंत छाप स्थान से बाहर आ गया। इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह एक सेकंड भी और रहता और उसे एक बार और छोड़ता तो उसे उल्टी हो जाती। उस तरह की नीरस साधना बहुत असहज थी। यह तो केवल एक प्रकार की यातना थी। हफ! आर्यन ने गहरी सांस ली और सिस्टम के कौशल पैनल में सड़ते भूत पंजा को देखा। अब वह स्तर 1 के भूत सम्राट को बुला सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इसे अधोलोक जनजाति की छाप के स्थान में छोड़ पाएगा या नहीं। उसने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि ठंडा होने में लंबा समय लगेगा। हिस हिस! हिस हिस!
एक विषैले सांप के फुफकारने की कानफोड़ू आवाज लगातार आर्यन के कानों में गूंज रही थी। आर्यन ने अपना विचार वापस लिया और आंखें खोलकर देखा। वह इतना डर गया कि लगभग जमीन से कूद पड़ा। हे भगवान! एक बड़ा क्षेत्र! वे घनी भीड़ में थे, सभी विकृतियां थीं, आर्यन को बीच में घेरे हुए थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रानी उनकी माँ हो और आर्यन उनके पिता। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? पूरी घाटी उनसे भरी हुई थी, जिससे किसी की भी खोपड़ी सुन्न हो जाए। विकृति रानी अंडे देती रही। हालांकि उसके भाव पिछली रात की तुलना में बहुत फीके थे, क्योंकि आदिम क्रिस्टल की ऊर्जा लगभग समाप्त होने वाली थी। आर्यन अचल खड़ा रहा। वे सभी विकृतियां अपनी गर्दन उठाकर उसे देखने लगीं। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची, उसका हृदय अतुलनीय रूप से उत्साहित था। बस इन्हीं से मैं पूरे महाद्वीप को रौंद सकता हूँ। एकमात्र बर्बर मरुभूमि, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता। तुरंत आर्यन चला और तुरंत कहा, छोटे लोगों, मेरे आदेश सुनो। लक्ष्य सीधा आगे 20 किलोमीटर दूर। मेरे लिए धावा बोलो। उन्हें महसूस कराओ कि सब कुछ नष्ट करने का क्या मतलब है। उन्हें महसूस कराओ कि छिपकर हमला करने का क्या मतलब है। आर्यन जोश में था, अतुलनीय रूप से वीर, क्योंकि उसके सामने सब कुछ बहुत अद्भुत था। हजारों विकृतियां नरक से छूटे हुए दुष्ट आत्माओं की तरह थीं। आर्यन के आदेश पर वे पागलपन की हद तक बाहर निकल गईं। यह जमीन पर एक काले बादल की तरह छा गया। आर्यन ने काई लिन पर एक नजर डाली, लेकिन उसके कोई निशान नहीं मिले। आर्यन के पास इतनी परवाह करने का समय नहीं था, वह तेजी से बाहर निकल गया। किंग कॉन्ग, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। मेरे भाई को छूना और मेरी स्त्री को चोट पहुंचाना। आज भले ही तुम यमराज हो, मैं तुम्हें फिर भी मारूंगा। आर्यन के कदम बिजली की तरह तेज थे, क्योंकि वह आगे बढ़ा। गर्जना, गर्जना, गर्जना। जमीन कांप उठी और रेत उड़ने लगी। कुछ मिनट बाद आर्यन एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था और एक गहरी घाटी को देखा। घाटी के दोनों किनारों पर तरह तरह की गुफाएं थीं और घाटी के बीच में एक विशाल वेदी थी। वह वेदी जो हवा में तैर रही थी। विकृतियों की उपस्थिति को भांपते हुए गुफाओं से एक एक करके सिर बाहर निकलने लगे। उनमें से सबसे बड़ी गुफा से एक सुनहरी बिच्छू का सिर बाहर निकला। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं। साले! आर्यन तुरंत क्रोधित हो गया, मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। घाटी के दोनों किनारों पर घेरने वाली विकृतियां और भी भयंकर हो गईं, क्योंकि आर्यन के हृदय में क्रोध भड़क उठा। आर्यन ने अपनी भीमकाय रेवेन तलवार निकाली और जोर से चिल्लाया, मारो! सब कुछ मार डालो! क्या आर्यन अपनी नई शक्तियों और अपनी सेना के साथ सुनहरी बिच्छू और उसके सहयोगियों का सामना कर पाएगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2428। प्राचीन नगर की छाया। घात लगाए हमले का शिकार होने के बाद आर्यन लंबे समय से अप्रसन्न था, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। ये विशाल मरुस्थली बिच्छू रेत में छिपे रहते थे, जिनकी उपस्थिति का आभास बिल्कुल नहीं हो पाता था। अब यह आर्यन की बारी थी। अचानक हमला। विकृत दानव की सेना ज्वार की तरह घाटी में उमड़ पड़ी, जैसे भेड़ियों का एक झुंड खुला छोड़ दिया गया हो। वह अत्यंत क्रूर थी। हिस हिस, गर्जना, आऊं। आधे मिनट से भी कम समय में घाटी के दोनों ओर की गुफाएं विकृत दानव द्वारा घेर ली गईं, और प्रत्येक गुफा से विशाल मरुस्थली बिच्छू की दयनीय चीखें सुनाई दे रही थीं। उसी समय डिंग
डिंग डिंग। सिस्टम पागलपन की तरह बज रहा था। उसका अनुभव आसमान छू गया। एक शब्द में अद्भुत। आर्यन भी अपने हृदय में अत्यंत उत्साहित था। यद्यपि उसने पहले विकृत दानव की क्रूरता देखी थी, उस समय वह लक्ष्य था और अब वह नेता था। यह भावना पूरी तरह से अलग थी। वे जीवन और मृत्यु से नहीं डरते थे, न ही किसी हमले से। भले ही वे अपने से 10,000 गुना मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिलते, उन्हें डर नहीं लगता। वे बस आगे बढ़ते जाते। बस पलटवार करना। डर, इसका अस्तित्व ही नहीं था। यही वह बात थी जिसने आर्यन को विकृत दानव के बारे में उत्साहित किया। वह अपने शत्रुओं पर कभी दया नहीं दिखाता था, और यह उसके स्वयं के लिए भी वैसा ही था। कुछ ही मिनटों में उसने पूरी घाटी पर कब्जा कर लिया था। 100 से अधिक विशाल मरुस्थली बिच्छू के केवल अवशेष बचे थे। विकृत दानव द्वारा खाए जाने के बाद हड्डियां भी नहीं बची थीं। अंततः आर्यन की नजर काली हो गई क्योंकि उसने स्वर्ण बिच्छू को घूरना शुरू कर दिया। धमाका! आर्यन ने छलांग लगाई और आकाश से उतरा। वह सीधे स्वर्ण बिच्छू की गुफा के प्रवेश द्वार पर उतरा। अतुलनीय रूप से विशाल स्वर्ण बिच्छू को घूरते हुए आर्यन ने गर्जना की, मेरा भाई कहाँ है? उसे सौंप दो। वूश वूश वूश, वूश वूश वूश। आर्यन की क्रोधित गर्जना से सभी विकृत दानव कांप गए। जैसे ही वह उतरा, वे सभी उसकी ओर दौड़ पड़े और गुफा में स्वर्ण बिच्छू पर हिस हिस की आवाजें निकालने लगे। स्वर्ण बिच्छू को भय का एक निशान महसूस हुआ। विकृत दानव द्वारा उत्सर्जित आभा अत्यंत भयावह थी। हालांकि यह पीछे नहीं हटा, बल्कि आर्यन को ठंडी नजर से देखा। अचानक विशाल स्वर्ण बिच्छू की पूंछ एक स्वर्गीय हुक की तरह थी। वह अचानक बाहर निकली, आर्यन की पीठ की ओर वार करते हुए। जैसे ही वह उसके शरीर में चुभती, वह तुरंत हुक हो जाता और छेद में घसीट लिया जाता। आर्यन की आंखें भयंकर हो गईं। विकृतियों ने भी अजीब चीखें निकालीं। आर्यन का दाहिना हाथ चला। गु महाविनाशक उसके हाथ में आ गया, और एक कदम के साथ आर्यन ने हुक के गिरने का इंतजार किए बिना क्षैतिज रूप से वार किया। तोड़ दो। स्विश! शुद्धसार तेजी से उमड़ पड़ा। महाविनाशक तलवार लाल रोशनी के साथ चमक उठी। यद्यपि आदिम विश्व आत्मिक खजाना अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं था, फिर भी इस क्षण यह अपनी 1% शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम था। उसने नीचे वार किया। विशाल स्वर्ण बिच्छू की पूंछ कट गई। वो इस क्षण विशाल स्वर्ण बिच्छू का शरीर हिंसक रूप से कांपा क्योंकि उसने एक दर्द भरी चीख निकाली। गहरे हरे रंग का तरल उसके घावों से बह निकला। दर्द असहनीय था। विशाल स्वर्ण बिच्छू भी तेजी से पीछे हट रहा था। जब उसकी पूंछ कट गई तो आर्यन के दिमाग में एक सिस्टम सूचना सुनाई दी। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को विशाल स्वर्ण बिच्छू की पूंछ प्राप्त करने पर बधाई। उसने गुणों पर एक नजर डाली। आर्यन का दिल कांप उठा। अमर श्रेणी की आत्मिक जड़ी बूटी का स्तर क्या है? बिच्छू की पूंछ अत्यंत जहरीली थी और साथ ही यह एक प्रकार की रस विद्या की वस्तु भी थी। जब तक इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाता, यह शीर्ष श्रेणी की गोलियां बना सकती थी। इस प्रकार की अमर श्रेणी और भी दुर्लभ थी। अच्छा सामान। 1 महीने से भी अधिक समय में यह पहली बार था जब आर्यन को अमर श्रेणी की आत्मिक जड़ी बूटी मिली थी। अभी इसके गुणों को निर्धारित करना अभी भी असंभव था। यह यूरों के असीमित जलती तलवार के विष का एंटीडोट भी हो सकता था। वूश वूश वूश, वूश वूश वूश। विशाल स्वर्ण बिच्छू तेजी से अंधेरे में पीछे हट गया।
आर्यन के आदेश के बिना विकृतियां हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। लेकिन वे सभी हिस हिस की आवाजें निकाल रहे थे और रो रहे थे। आर्यन ने अपने भाव को ठीक किया और कहा, उसका पीछा करो, दूरी बनाए रखो और धीरे धीरे उसे मार डालो। जैसे ही उसने समाप्त किया, विकृतियां ज्वार की तरह आगे बढ़ी और आर्यन भी अंधेरी गुफा में चला गया। वह कैलिन ने जिस अमर दानव की बात की थी, वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। विशाल स्वर्ण बिच्छू को वास्तव में एक छोटा बॉस माना जा सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से वह अमर दानव नहीं था जिसकी कैलिन ने बात की थी। इस घाटी में निश्चित रूप से एक बड़ा बॉस छिपा हुआ था। धिक्कार है, मुझे उकसाया। मैं तुम्हें एक ही बार में मार डालूंगा, आर्यन ने जोर से कहा। विशाल स्वर्ण बिच्छू के पीछे के रास्ते का अनुसरण करते हुए गुफा एक पहाड़ी रास्ते जैसी थी जिसमें 18 मोड़ थे, लगातार मुड़ते और घूमते हुए, जैसे इसका कोई अंत न हो। विकृतियां थोड़ी अधीर थीं। वह विशाल स्वर्ण बिच्छू पर झपटने और उसे चीरने के लिए उत्सुक था। आर्यन रास्ते में चलता रहा और साथ ही वह अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। उसने पाया कि वे नीचे की ओर जा रहे थे और वे एक विशाल पर्वत, ठीक कहें तो यह एक विशाल लौह स्तंभ होना चाहिए था, के चारों ओर घूम रहे थे। लौह स्तंभ पर सभी प्रकार के टोटेम थे। पात्र, राक्षस और वह देवता जिसमें वे विश्वास करते थे। क्या यह वही प्राचीन रेत चंद्र वंश हो सकता है जिसका उल्लेख राजकुमारी शायी ने किया था? उन्होंने दिव्य अग्नि को बुझाने के लिए 1,00,000 साल बिताए और साथ ही उन्होंने अपने दिलों में विश्वास के देवता का निर्माण किया। लेकिन दिव्य अग्नि ने उन्हें पर्याप्त चेतावनी नहीं दी और दिव्य अग्नि की शक्ति का उपयोग करके उन्होंने वास्तव में इसका निर्माण किया। लेकिन यह एक देवता नहीं बल्कि एक दुःस्वप्न है। आर्यन ने लौह स्तंभ पर बने पैटर्न को देखा और मोटे तौर पर उसका अर्थ समझा। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जो चाहता था वह एक भाई था। वह जो चाहता था वह एक मिशन था। दूसरी बात, बॉस के शरीर पर अनुभव और खजाने थे। रेत चंद्र वंश के लिए आर्यन को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। किसे परवाह थी कि वे एक प्राचीन कलाबाज कबीले थे या कोई अन्य कबीले, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। एकमात्र चीज जिसमें उसकी दिलचस्पी थी वह लौह स्तंभ था जिसमें दिव्य अग्नि थी। इस क्षण विशाल स्वर्ण बिच्छू अचानक रुक गया। यह भी इसी समय था। आर्यन ने लौह स्तंभ के अंतिम खंड को देखा और भौहें सिकोड़ी। यह दानव यदि दिव्य अग्नि के साथ जुड़ जाए तो इसमें पूरे विमान को जलाने, पूरे विमान को रेगिस्तान में बदलने की शक्ति हो सकती है। धिक्कार है मेरा अद्भुत भाई, घाटी में हवा में तैरता हुआ वेदी पैटर्न में दिखाई दिया। ऐसा लगता था कि यह वेदी के माध्यम से दिव्य अग्नि की शक्ति को छोड़ रहा था। यह थोड़ा अद्भुत है। आर्यन ने अंतरिक्ष वलय में काले लौह स्तंभ को महसूस किया और बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर की दिव्य अग्नि को छोड़ा जा सके? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या पूरे विमान के सभी दानव, पशु और इंसान मुझसे नहीं मारे जाएंगे? तब क्या मुझे मिलने वाला अनुभव सीधे आसमान छू जाएगा? वाह! आर्यन के विचार हमेशा अजीब होते थे। दूसरों को खतरे की चिंता थी, लेकिन वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। अचानक विशाल स्वर्ण बिच्छू ने एक भयावह नजर दिखाई। आर्यन ने जिस पूंछ को काटा था उससे अचानक रेत उमड़ पड़ी और पलक झपकते ही एक नई पूंछ उग आई। यह बैंगनी काले रंग की थी, एक ऐसी पूंछ जो उसके वर्तमान स्तर से भी ऊंची थी। इसके अलावा
तुम आखिरकार आ ही गए। विशाल स्वर्ण बिच्छू ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही उसने समाप्त किया, धमाका, एक बाधा खुली और उसके सामने एक विशाल नगर प्रकट हुआ। क्या आर्यन इस रहस्यमय प्राचीन नगर में छिपे बड़े बॉस को ढूंढ पाएगा? स्वर्ण बिच्छू का नया रूप क्या खतरे लाएगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2429, घातक कमजोरी। जैसे कि कोई शाही नगर हो, वह विशाल और असीम था। आर्यन पूरी तरह से हतप्रभ था। अपने पिछले जीवन में उत्तर, दक्षिण और गहरे के 4 महान किंग कॉन्ग नगरों को भयानक माना जाता था, है ना? लेकिन उसके सामने वाले की तुलना में वे पूरी तरह से अयोग्य थे। और तो और, यह प्राचीन हुआ शिया काल की एक इमारत थी। हर एक विवरण को सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरा शहर सामान्य निर्माण सामग्री से नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की धातु से बना हुआ लग रहा था। पूरा शहर एक अतुलनीय प्रभावशाली आभा से भरा हुआ था, लपटों की तरह, मानो उसे 10,000 लपटों से तपाया जा रहा हो, जैसे कि वह एक विशाल भट्टी में हो। आर्यन चौंक गया, यह शहर वाकई कमाल का है। स्वर्ण बिच्छू ने फिर से अपना मुंह खोला और कहा, अपने शरीर पर मौजूद दिव्य अग्नि का योगदान दो और यह शहर पूरे महाद्वीप पर राज करेगा। मैं सम्राट बनूंगा और तुम सब कुछ नियंत्रित करने वाले महान सेनापति। अत्यंत आत्मविश्वासी। स्वर्ण बिच्छू की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। उसे विश्वास था कि कोई भी ऐसी शर्त को अस्वीकार नहीं करेगा, सिवाय उन जिद्दी रेत चंद्रवंश के। दिव्य अग्नि। आर्यन का दिल बैठ गया, जैसा कि अपेक्षित था। तत्काल आर्यन हल्के से मुस्कुराया, मुझे दूसरों के अधीन रहना पसंद नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं सम्राट हूं और तुम मेरे दास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गर्जना। चारों दिशाओं से एक आवाज आई और दबाव की एक विशाल लहर फैल गई। आर्यन का दिल बैठ गया। उसका पूरा शरीर इस दबाव से लिपटा हुआ था और यह बेहद असहज था। उसके पीछे की विकृति ने भी दर्द भरी चीखें निकालीं। वे भी इसे झेल नहीं पा रहे थे। स्वर्ण बिच्छू ने गंभीरता से कहा, तुम सिर्फ एक चींटी जैसे नीच इंसान हो। तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हो? अतीत में तुम पहले ही एक शव बन चुके होते। यह बहुत तिरस्कारपूर्ण था, अत्यंत तिरस्कारपूर्ण। उसी तरह उसने जो शक्ति छोड़ी थी, वह भी ऐसी थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। तार्किक रूप से आर्यन को व्यवस्थाएं करनी चाहिए थीं। हालांकि उसका दिल असामान्य रूप से उत्साहित था। मैं आत्मा शुद्धि के 9वें चरण में हूं और उसका दबाव वास्तव में मुझे झेलने में असमर्थ बना रहा है। वाह, तो यह बॉस सरल नहीं है। उसे उड़ा दो। आर्यन एक पागल था। डर, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। हालांकि यह विशाल स्वर्ण बिच्छू सिर्फ एक परजीवी था। बॉस विशाल स्वर्ण बिच्छू पर नहीं था। इसलिए बॉस को खुद को बलिदान करना आसान था। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। अचानक आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में महासंहारक जमीन पर घिसटता हुआ गया। चिंगारियां हर जगह उड़ रही थीं। मोटी विशाल छुरा तलवार इच्छा शक्ति क्रोधित होकर बाहर निकली। विशाल स्वर्ण बिच्छू की आंखें काली पड़ गईं। तुम खुद को बहुत आंकते हो। स्विश। पूंछ 3 में बंट गई, 3 स्वर्गीय हुक की तरह दिख रही थी। जिस क्षण आर्यन चला,
उन्होंने सीधे आर्यन को पकड़ लिया। इस बार वे बेहद तेज थे। आर्यन को प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं दिया। कचा। विषैले हुक चट्टानों की दीवारों पर चिंगारियां खींचते गए क्योंकि तीनों हुक एक साथ नीचे आए। आर्यन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा और उसने तिरस्कार से कहा, पर्याप्त नहीं। उत्कृष्ट उड़न परी। स्विश। उसकी आकृति गायब हो गई और अगले ही पल वह हवा में था। वह नीचे उतरा और उड़न देव तलवार इच्छा शक्ति एक तूफान की तरह आकाश से उतरी जिसका लक्ष्य विशाल स्वर्ण बिच्छू का सिर था। धमाका। महासंहारक एक कील की तरह था जिसने सीधे विशाल स्वर्ण बिच्छू के सिर को जमीन पर गाड़ दिया। हरा तरल बाहर निकला। उसके सिर पर एचपी बार भी शुआ की आवाज के साथ खाली हो गया। स्तर 9 देवशुद्धि। वह यहां बेकार में कैसे हो सकता था? आर्यन की वर्तमान साधना के साथ इस तरह के राक्षस जानवर से निपटना कोई समस्या नहीं थी। अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी जान लेने वाला हूं। आर्यन ने विशाल स्वर्ण बिच्छू के सिर पर जोर से कदम रखा और घमंड से कहा। एक ही वार में वह पल भर में मारा गया। तुम मुझसे शरारत करना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि इस क्षण जो एचपी बार मूल रूप से सबसे नीचे था वह तुरंत पूरी तरह से ठीक हो गया। उसी समय विशाल स्वर्ण बिच्छू के सिर पर लगा घाव तुरंत रेत उगलने लगा जो बैंगनी सुनहरा रंग का दिखाई दे रहा था। इसके अलावा इस क्षण तीनों विषैले हुक ने हमला करना बंद नहीं किया। उन्होंने सीधे आर्यन के सिर के पीछे की ओर हुक किया। अचानक उनमें से एक बैच। आर्यन का दिमाग कस गया। उसके पास महासंहारक को बाहर निकालने का भी समय नहीं था इससे पहले कि वह विशाल स्वर्ण बिच्छू के शरीर से नीचे लुढ़क गया। स्विश स्विश स्विश। 3 हुक उसके सिर के पीछे की त्वचा से गुजरे। आर्यन को ठंडे पसीने छूट गए। यह भी इसी समय था। विशाल स्वर्ण बिच्छू जीवित हो उठा और खड़ा हो गया। उसकी दोनों आंखें आर्यन को और भी भयंकर रूप से घूर रही थीं। शुआ। महासंहारक को उसके सिर से बलपूर्वक बाहर निकाला गया, लेकिन विशाल स्वर्ण बिच्छू को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तलवार बुरी नहीं है, लेकिन तुम इसकी शक्ति को मुक्त नहीं कर सकते। उसने अचानक उसे फेंक दिया। शुआ। महासंहारक दूर उड़ गया। आर्यन ने विशाल स्वर्ण बिच्छू को घूर कर देखा और बुदबुदाया, अमर। विशाल स्वर्ण बिच्छू का चेहरा पहले से ही पहचान से परे था। उसने आर्यन को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। दिव्य अग्नि सौंप दो और मैं तुम्हें अमर जीवन प्रदान करूंगा। जैसे इस विशाल स्वर्ण बिच्छू को मिला। आर्यन नाखुश था और कहा, एक अमर जीवन? है। इस दुनिया में पूर्ण अमरता जैसी कोई चीज नहीं है, न ही पूर्ण अमरता जैसी कोई चीज है। देवताओं की तो बात ही छोड़ो, आदिम संसार और प्राचीन संसार जैसे विमान भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी तथाकथित अमरता, यह सिर्फ खुद से झूठ बोलना है। आर्यन की आवाज गहरी हुई और विचार ने आदेश दिया, विकृत राक्षस, हमला करो। जल विशेषता। स्विश स्विश स्विश। एक के बाद एक विकृत राक्षस बाहर निकले। उनके बीच आर्यन भी पीछे पीछे चला। उसने आकाशगंगा तलवार निकाली जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था और उस पर एक त्वरित नजर डाली। आकाशगंगा तलवार अभी भी पहले की तरह जंग लगी हुई थी, जैसे कि वह उसके बाद कभी ठीक नहीं हुई थी। विशाल स्वर्ण बिच्छू की आंखें भयावह हो गईं क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, मूर्ख इंसान, नर्क जाओ। धमाका। विशाल स्वर्ण बिच्छू ने अचानक अपना खूनी मुंह खोला और निगलना शुरू कर दिया। एक अंतहीन चूषण बल।
आर्यन अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था और वह इसे नियंत्रित करना भी नहीं चाहता था। तुम लाओत्जी को निगलना चाहते हो? तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे दांत इतने कठोर हैं या नहीं। उन विकृत राक्षस के लिए भी यही बात थी। वे पीछे नहीं हटे बल्कि और भी पागलपन से आगे बढ़े। और तो और, जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। धमाका, धमाका, धमाका। हर बार जब जल विशेषता विकृत राक्षस ने हमला किया, खासकर विशाल स्वर्ण बिच्छू के घाव पर, तो यह बहुत अधिक गंभीर क्षति थी। आर्यन ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यह वास्तव में वन पीस में रेत मगरमच्छ का फल नहीं हो सकता है ना? तुम जो भी हो, अगर बॉस तुम्हारे पिता से मिलता है तो उसे मरना होगा। आर्यन के हाथ में आकाशगंगा तलवार चली और वास्तविक सार भर गया। आकाशगंगा तलवार अजीब रोशनी के साथ नहीं चमकी। यह अभी तक ठीक नहीं हुई होगी। आर्यन ने बहुत ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी तलवार को उस जगह पर घुसा दिया जहां जल विशेषता विकृत राक्षस हमला कर रहा था। वास्तविक सार बेकाबू हो गया, तलवार भेद गई और आर्यन भी चिल्लाया, विस्फोट करो। धमाका। विशाल स्वर्ण बिच्छू ऐसे फट गया जैसे वह रेत से बना हो। इस बार वह पुनर्जीवित नहीं हुआ। उसी समय सिस्टम से आवाज आई, डिंग। आर्यन उत्साह से हंसा, जैसा कि अपेक्षित था। यह रेत मगरमच्छ जैसी ही कमजोरी है। हाँ हाँ हाँ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2430। रेतमय मानव का सामना। उसने सीधे एक बड़ा दाव खेला। यदि वहां पानी होता तो वह हमला कर सकता था और क्षति पहुंचा सकता था। यह रेत मगरमच्छ की कमजोरी थी। आर्यन ने बस कोशिश की थी, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। जब तक वह इस कमजोरी को पकड़े रहेगा तब तक वह मरेगा नहीं। यदि वह नहीं मरा तो वह उसे मार डालेगा। आर्यन के आदेश का पालन करते हुए विकृतियों की सेना प्राचीन नगर में पागलों की तरह टूट पड़ी। बहुत जल्द वे सरदार को मार डालेंगे। हाँ हाँ हाँ। आर्यन जोर से हंसा, मेरा मजाक उड़ाओ, फिर से मेरा मजाक उड़ाओ। प्राचीन नगर के ऊपर आकाश में एक विशाल आकृति नीचे उतरी। उसका पूरा शरीर रेत से ढका था और उसका शरीर रेत से बना हुआ प्रतीत होता था। रेतमय मानव। उसकी कंकाल आंखें आर्यन को घूर रही थीं और उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन कीड़ों का उपयोग करके मुझसे निपट सकते हो? हाँ हाँ हाँ। बच्चे, तुम मुझे कम आंक रहे हो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, रेतमय मानव की खाली आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। धमाका। पूरा प्राचीन नगर एक नरक की आग की तरह पागलों की तरह जल रहा था। जो विकृतियां बाहर निकलीं, वे आधे सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाईं, इससे पहले कि वे तुरंत राख में बदल गईं, तुरंत मारी गईं। हजारों विकृतियां। एक पल में वे सब गायब हो गईं। आर्यन की आंखें तन गईं, उसका दिल उमड़ रहा था, बहुत जबरदस्त। इतना शक्तिशाली कि विस्फोट कर दे। इस क्षण करीना अचानक उतरी। उसने आर्यन को पकड़ा और कहा, चलो चलें। उसने अपने पंख फैलाए। शुआ। वह सीधे जमीन से बाहर निकली और पलक झपकते ही वह दर्जनों किलोमीटर दूर थी। यदि वह एक सेकंड भी धीमी होती तो आर्यन शायद मर गया होता। आर्यन को गायब होते देख रेतमय मानव ने गर्जना की, आ, पीछा करो बच्चे।
यदि तुम अपने मित्र इस पशु को मरते हुए नहीं देखना चाहते तो स्वर्ग की अग्नि सौंप दो। रेतमय मानव ने एक आवाज निकाली जो सीधे आर्यन के दिमाग में घुस गई। यह भी इसी क्षण था। आर्यन के मन में एक छवि उभरी। किंग कॉन्ग के दर्जनों रेत की जंजीरों से लटके होने का दृश्य दिखाई दिया। धत तेरे की! आर्यन तुरंत क्रोधित हो उठा। यह भी इसी समय था। करीना ने आर्यन को नीचे उतारा। आर्यन बिल्कुल नहीं रुका। वह मुड़ा और घाटी की दिशा में उड़ गया। जो कोई मेरे भाई को चोट पहुंचाएगा वह मरेगा। करीना ने तेजी से आर्यन का रास्ता रोका और कहा, वह राक्षस अमर है। जब तक वह रेगिस्तान में है वह अमर है। तुम वहां जाकर किंग कॉन्ग को नहीं बचा सकते। आर्यन ने कहा, भले ही हम उन्हें न बचा सकें, फिर भी हमें करना होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में कोई अमर शरीर है, और मैंने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया है। करीना ने तुरंत कहा, तुम्हारा मतलब पानी से है। तुम गलत हो। पानी की शक्ति उसके शरीर के पास भी नहीं पहुंच सकती। भले ही तुम्हें जलगुण साधना तकनीक आती हो, तुम उस जलते हुए शहर में उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। जलगुण साधना तकनीकें शायद उपयोगी हों। हालांकि यदि तुम्हारी साधना रेतमय मानव से अधिक नहीं है तो तुम्हारी जलगुण साधना तकनीक उसे दबा नहीं पाएगी। इसके अलावा प्राचीन नगर में अतुलनीय रूप से जलती हुई ज्वालाएं थीं। वे ज्वालाएं सबसे अधिक अतीत की स्वर्ग की ज्वालाएं थीं। वहां पानी बेकार था। एक पल में वे वाष्पित हो जाएंगे, ठीक उन जलगुण विकृतियों की तरह। पानी के गुण के जितने करीब होगा उतनी ही तेजी से मरेगा। भले ही जलगुण बेकार हो, मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है। आर्यन अपने भाई को पीड़ा में देखकर सहन नहीं कर सका। करीना ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? तुम उससे निपट नहीं सकते। आर्यन, मैं जानती हूं कि तुम किंग कॉन्ग को भाई मानते हो और मैं भी उसे दोस्त मानती हूं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वह तुम्हें उसे बचाने की मंजूरी देगा? तुम मर जाओगे। आर्यन ने कहा, मर जाऊं तो क्या? मैं इतने लंबे समय तक जिया हूं, लेकिन मैंने कभी मौत से डर नहीं महसूस किया। मेरे रास्ते से हट जाओ। करीना ने कहा, मैंने पूज्य राघव से वादा किया था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। अगर तुम जाना चाहते हो। करीना ने आर्यन को देखा और कहा, मैं भी चलूंगी। वह जानती थी कि वह आर्यन को रोक नहीं सकती थी। चूंकि ऐसा था, वह आर्यन की जगह ले लेगी। करीना ने कहा, मेरी गति बहुत तेज है। यहां मेरा इंतजार करो। किंग कॉन्ग को बचाने के बाद मैं तुरंत तुमसे यहां मिलूंगी। कहकर आर्यन के जवाब का इंतजार किए बिना करीना ने अपने पंख फैलाए और तुरंत आकाश में गायब हो गई। आर्यन ने उस दिशा में देखा जहां वह गायब हो गई थी। अगले ही सेकंड वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा और एक बार फिर घाटी में घुस गया। धत तेरे की! मैं एक महिला को मेरे लिए सब कुछ कैसे करने दे सकता हूं? मैं एक आदमी हूं। मैं अपनी महिला को जोखिम उठाने कैसे दे सकता हूं? इसके अलावा कल करीना ने रेतमय मानव के साथ लड़ाई की थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस बार रेतमय मानव कभी भी करीना को फिर से भागने नहीं देगा। गर्जना, गर्जना, गर्जना। घाटी में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। करीना पहले ही अंदर पहुंच चुकी थी। आर्यन ने माथे पर बल डाला, मूर्ख महिला। उसने अपनी गति बढ़ाई। कुछ ही मिनटों बाद आर्यन एक बार फिर घाटी में घुस गया, हवा में तैरती वेदी पर उतरा और वेदी से नीचे कूद गया। धमाका! जमीन धंस गई। एक विशाल गड्ढा बन गया।
हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। तुम इंसान बहुत मूर्ख हो। हाँ हाँ हाँ। आर्यन की आभा को महसूस करते हुए रेतमय मानव उत्तेजित होकर हंसा। इस क्षण करीना भी रेत से बनी दर्जनों जीरो से बंधी हुई थी और प्राचीन नगर के ऊपर आकाश में गिर गई थी। किंग कॉन्ग, करीना, राजकुमारी रेत चांदनी और रेत चांदनी गोत्र के अन्य सदस्य सभी हवा में लटके हुए थे, जमीन से निकलने वाली धधकती ज्वालाओं को सह रहे थे। करीना के मुंह के कोने पर खून था जब उसने आर्यन को देखा और कहा, जल्दी जल्दी चलो चलें। चले? वाह हाँ हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब जा सकते हो? रेतमय मानव उन्मादी रूप से हंसा। उसके हाथों के हिलने से उसके चारों ओर की रेत एक सुनहरी रोशनी से चमक उठी। गूं गूं गूं। लगातार कई आवाजें आईं, जैसे किसी भारी पत्थर के दरवाजे को जोर से बंद किया गया हो। यह भी इसी क्षण था। प्राचीन नगर के ऊपर आकाश में एक मोटी बाधा प्रकट हुई और उससे सुनहरी रेत नीचे गिरी। रेतमय मानव हंसा, जार में कछुआ। तुच्छ चींटी, तुम्हारे पास अभी भी घुटने टेकने, मेरे अधीन होने और अपने शरीर में स्वर्ग की अग्नि अर्पित करने का मौका है। मैं तुम्हें फिर भी अनंत जीवन प्रदान करूंगा। रेतमय मानव ऊंचा और शक्तिशाली था, असहनीय रूप से अहंकारी। उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। अब उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया था। आर्यन निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। हालांकि आर्यन ने कभी भागने के बारे में सोचा ही नहीं था। आर्यन ने हवा में रेतमय मानव को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, उन्हें जाने दो और मैं तुम्हें बिना दर्द के मरने दूंगा। याद रखना, यह तुम्हारा एक और एकमात्र मौका है। रेतमय मानव ने भयावह रूप से हंसा, क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? यह मैंने बनाई दुनिया है। मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं सब कुछ का प्रभारी हूँ, तुम्हारे जीवन सहित। आर्यन ने कहा, क्या ऐसा है? तो चलो देखते हैं कि कौन किसका जीवन नियंत्रित करता है। आर्यन के हृदय में क्रोध उमड़ पड़ा। यदि मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरा नाम आर्यन नहीं होगा। धत तेरे की। भूत सम्राट की विरासत, सड़ने वाला भूत पंजा। भूत सम्राट, बाहर आओ। आर्यन बिल्कुल नहीं रुका। वह आधे सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्रकट होते ही अपना अंतिम दांव चला दिया। जीवन और मृत्यु उदासीन थे, बस करो। भूत सम्राट जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था। चलो देखते हैं कि कौन किसका जीवन और मृत्यु नियंत्रित कर सकता है। गर्जना। हवा में विस्फोट हुआ और एक अतुलनीय रूप से भयंकर काली छाया धीरे धीरे शून्य से निकली। स्तर 1, भूत सम्राट। क्या आर्यन की भूत सम्राट की विरासत रेतमय मानव की अमर शक्ति का मुकाबला कर पाएगी, या यह लड़ाई प्राचीन नगर के जलते हुए मैदान में खत्म हो जाएगी? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM
जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।